Hello friends, good evening and welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. अच्छा, sorry, अच्छा Nimbus, okay. हाँ, गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग दुबे भाई. चलो स्टार्ट करते हैं अपन. नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे? आरएमएस वैल्यू. मैंने आपको एवरेज पढ़ा दिया था और नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अपन आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू अगर आपको कभी किसी सिग्नल की निकालनी है तो आपको पता है आरएमएस निकालने के लिए अगर सपोज पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ पावर, कि अगर कभी किसी सिग्नल का पावर निकालना हो तो अपन पावर कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ सिग्नल. अगर किसी भी सिग्नल का पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के अंदर आपका जो सिग्नल होगा एक्स ऑफ टी, और उसका क्या होगा स्क्वायर और इनटू dt. तो ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है. अगर कभी भी किसी भी सिग्नल का आपको पावर फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है. और ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल. ये ध्यान रखना, ये जो पावर का फॉर्मूला होता है वो आपका ओनली पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही एप्लीकेबल होता है. अगर मेरा कोई भी सिग्नल अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं. सिमिलरली मैंने कल आपको एवरेज में बताया था कि अगर कोई भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है. तो सिमिलरली सर आज तो हॉलीडे. अच्छा, अरे यार एक्चुअली क्या है कि कल से आपकी जो क्लासेस है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर यूट्यूब पर चल रहा था और यूट्यूब पर टू पल्स कन्वर्टर में आर और आर एल लोड हो चुका है. तो कल से जो आपकी क्लासेस है, क्लास का टाइमिंग आपको मिल गया होगा. कल से आपकी क्लासेस मॉर्निंग 10:30 टू 12:30 रहेगी, ठीक है. सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी. और वो जो आपकी क्लासेस होगी आपको यूट्यूब पर आना है ना. आपको क्या करना है? यूट्यूब पर आना है, निम्बस पर नहीं, यूट्यूब पर चलेगी. तो आपको कल से यूट्यूब पर पढ़ना है साथ में ना. तो उसके सिलेबस के इक्वल करने के लिए आज की क्लास अपन ने रखी है, ताकि आज अपन पहले जो यूट्यूब पर चल रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके सिलेबस के इक्वल चला जाए, तो फिर अपन दोनों क्या करेंगे? साथ में पढ़ेंगे, ठीक है. तो कल से आपकी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 10:30 टू 12:30 रहेगा, ठीक है. और वहां पर आपको यूट्यूब पर आना है ना, निम्बस चैनल पर. क्लियर है? पता लग गया होगा वैसे आपको. तो ये आपका पावर का फॉर्मूला है और ये क्या होगा आपके पास में, बट ये पीरियोडिक सिग्नल के लिए एप्लीकेबल होगा. अगर कोई भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट टी नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/t0, और टी नोट टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा आपका एक्स ऑफ टी का क्या होगा? स्क्वायर इनटू dt, ठीक है. तो ये आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए आपका ये फॉर्मूला क्या होगा? एप्लीकेबल होगा. अगर आपको कभी भी कोई भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल दे दिया जाए, हाँ, अब क्लास जो होगी वो यूट्यूब पर होगी कल से, है ना. कल से आपको यूट्यूब पर है, लाइव वहां चलेगी, ठीक है. और आपको यहाँ पर ऐप पर क्या होगा? रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है. लाइव आपको वहीं पर पढ़ना, जैसे लाइव भी अपन यहाँ पर ऐप पर पढ़ रहे हैं अपन, और आपको रिकॉर्डेड भी ऐप पर मिल रहा है. तो क्लासेस क्या होगी कल से 10:30 बजे यूट्यूब पर हो जाएगी और आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है. जस्ट क्या होगा, यूट्यूब पर जो चलेगी क्लासेस वो यूट्यूब में जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा वहां यूट्यूब पर वो क्लास प्राइवेट हो जाएगी. फिर उसके बाद में वो यूट्यूब पर आपको नहीं दिखेगी, ओनली उस इंस्टेंट पर दिखेगी जब आपका लाइव चलेगा. उसके बाद में अगर आपको देखना है तो आप से भी आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर निम्बस पर हो तो निम्बस पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है. तो समझना, ये मेरे पास में जो सिग्नल है पावर अगर मुझे किसी भी सिग्नल का फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होगा पीरियोडिक सिग्नल के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए. ध्यान रखना, अगर कोई भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो आपको लिमिट टी नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट करना पड़ेगा, तब जाके उसका पावर आएगा. नेक्स्ट, आपने आरएमएस का फॉर्मूला पढ़ा होगा. आपने जब सिग्नल सिस्टम में आपको आरएमएस पढ़ाया होगा तो आरएमएस क्या होता है बताओ? तो आरएमएस का फॉर्मूला होता है 1/t0, टी नॉट टाइम पीरियड के अंदर एक्स ऑफ टी का क्या होगा? स्क्वायर इंटू डी टी, और उसका क्या होगा? रूट. ये आपका आरएमएस का फॉर्मूला होता है. तो अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास में क्या है, ये जो मिड में लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ये किसका फॉर्मूला है? तो ये तो पावर का फॉर्मूला है, और उसका अगर मैं पावर का रूट ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? आरएमएस. तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी किसी भी सिग्नल का आरएमएस फाइंड आउट करना है तो आप उसका पावर फाइंड आउट करके उसका रूट ले लो, ठीक है. अगर किसी भी सिग्नल का आपको आरएमएस फाइंड आउट करना है तो आप पावर फाइंड आउट करके उसका रूट ले लो, तो आपके पास में ओवरऑल आरएमएस वैल्यू आ जाएगी. ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई भी एक सिग्नल मान के चलो, कोई भी एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, वो क्या आपके पास में 2 + 3 sin ओमेगा टी है. अब ये जो मेरे पास में एक्स ऑफ टी सिग्नल है
वो एक डीसी सिग्नल और एक साइन सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। और अगर मुझे बोल दिया जाए कि इस एक्स ऑफ टी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बोला, आरएमएस निकालना है तो पहले आपको पावर फाइंड आउट करके आपको रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसका पावर निकालोगे, डीसी का पावर, फिर आप साइन का पावर निकालोगे, दोनों को पावर को ऐड करके आप रूट ले लोगे, तो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ऐसा मत करना कि आप इसका आरएमएस निकाल दो और इसका आरएमएस निकाल दो और दोनों के आरएमएस को ऐड कर दो तो ओवरऑल आरएमएस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आरएमएस एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है और आपको शायद पता होगा कि दो नॉन लीनियर क्वांटिटी को अपन ऐड नहीं कर सकते, मैं दो लीनियर क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूं। तो क्या होगा, पहले दोनों के पावर निकालकर मैं ऐड कर लूंगा और पावर को ऐड करके फिर रूट लूंगा, तब जाके ओवरऑल आरएमएस आएगा, ठीक है। टाइम जो रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग में 10:30 टू 12:30, है ना, सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। क्लियर है? तो ये आपके पास फॉर्मूले होंगे। तो चलो अपन क्या करते हैं, कुछ सिग्नल के लिए अपन पावर फाइंड आउट करते हैं कि पावर क्या होगा उन सिग्नल्स का, ठीक है। तो समझना, ये मेरे पास में सपोज एक सिग्नल है, यही सेम सिग्नल मैंने कल भी आपको ड्रॉ करवाया था डीसी सिग्नल, कि यहाँ पर क्या होगा, इस सिग्नल को अगर मैं चेक करूं तो बताओ ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। तो कल आप इसको बता चुके हो, ये सिग्नल क्या है आपका, पीरियोडिक सिग्नल है। तो ये जो सिग्नल है आपके सामने क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। और अगर इस पीरियोडिक सिग्नल का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो क्या होगा बताओ, ये सिग्नल इतने टाइम में अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा, टी नॉट, ठीक है। और अब मुझे पूछा हुआ है कि बताओ इसका आरएमएस कितना होगा, बाई चांस पूछ ले कि इसका आरएमएस कितना होगा या इसका पावर कितना होगा, तो मुझे क्या करना है, अगर इसका पावर फाइंड आउट करना है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो पावर निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, 1/T0। पावर निकालने के लिए क्या करोगे, 1/T0 टाइम पीरियड, और यहां से क्या करोगे, -T0/2 से जीरो में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि -T0/2 से लेकर जीरो में एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस 0 से लेकर T0/2 के अंदर एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, तो 0 से T0/2 में एक्स ऑफ टी कितना है, A0। तो ये होगा आपका A0 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू dt। तो ये मेरे पास में क्या होगा, पावर। अब यहां से आप इंटीग्रेट कर लो, ये 0 हो गया, यहां से A0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से पावर P कितना होगा, 1/T0। यहां से आप A0 स्क्वायर आप कॉमन ले लो और इंटू क्या आएगा, T0/2। तो यहां से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो आपका पावर निकल के आएगा वो पावर होगा आपका A0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये जो मेरे पास में डीसी सिग्नल है, इसका पावर कितना है, A0 स्क्वायर बाई 2 है। तो बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, तो इसका रूट ऑफ पी ले लो और पावर का रूट लोगे क्या आएगा, A0 डिवाइड बाई √2। तो ये आपके पास में होगा इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू। तो ध्यान रखना, आरएमएस निकालना पहले आप पावर निकालना और पावर निकाल के क्या होगा, आप रूट ले लेना, आपके पास में आरएमएस आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि मैं यहां पर आपको एवरेज और आरएमएस पढ़ा रहा हूं ताकि आप बिना इंटीग्रेशन आप आंसर दे पाओ, ठीक है। बट मैंने तो इंटीग्रेट करके आंसर बताया कि ये आंसर होगा। चलो देखते हैं इन सिग्नल का बिना इंटीग्रेशन कैसे आंसर देंगे, वो भी मैं आपको अभी आप बताने वाला हूं कि बिना इसको इंटीग्रेट किया आप इसके आरएमएस वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो समझना कैसे। तो ये पहला एग्जाम्पल था, फिर अब नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल। अब ये आपके पास में सेकंड एग्जांपल है, आपसे पूछ दिया जाए बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी या इसका पावर कितना होगा। तो पहला तो ये सिग्नल क्या है मेरे पास में, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। और अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, इसका पावर निकालना है, तो इसका पावर निकालना है तो क्या करोगे आप, लिमिट T0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या करेंगे अपन, लिमिट T0 टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे। और अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा, मैंने बोला था यहां पर आपको लिमिट नहीं दे रखी होगी तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एक पॉइंट कोई -T0/2 होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्लस T0/2 होगा। मैं यहां पर इंटीग्रेट कर लेता हूं, -T0/2 से 0 और 0 से T0/2। तो -T0/2 से 0 पर एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 0। 0 से T0/2 में कितना है, A0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, टाइम पीरियड तो है मैंने एज्यूम किया 1/T0 और -T0/2 टू 0 में एक्स ऑफ टी कितना है, 0, प्लस 0 टू T0/2 के अंदर एक्स ऑफ टी कितना है, A0 और उसका स्क्वायर इंटू dt। और यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट T0 टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहां से आपका A0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और टाइम पीरियड है आपका 1/T0 और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटू T0/2। तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां पर भी पावर P कितना निकल के आएगा, तो A0 स्क्वायर बाई 2 और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट ऑफ P जब आप करोगे तो वो आएगा आपके पास में A0/√2। तो ये आपके पास में सेकंड सिग्नल की क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगा और सेकंड सिग्नल का क्या होगा आपके पास में, पावर रहेगा। नेक्स्ट अब समझना थर्ड एग्जांपल।
ये थर्ड एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल मैंने कल भी लिए थे एवरेज के लिए, ये तीनों एग्जांपल सेम मैं यहाँ पर पावर या आरएमएस के लिए भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए, बताओ इस डीसी, ये सिग्नल कौन सा है, डीसी सिग्नल, बताओ इसका पावर कितना है। तो मैंने बोला था मैं इसको नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर मान के चल रहा हूं, अगर ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो बताओ इसका पावर पी कितना होगा। तो लिमिट टी नोट टेंस टू इनफाइनाइट, टाइम पीरियड कितना होगा 1 टी नोट। और अब आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि एक पॉइंट कोई माइनस टी नोट बाई टू है और सेकंड पॉइंट क्या है, टी नोट बाई टू है, ठीक है। और माइनस टी नोट बाई टू से जीरो में इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा बताओ, माइनस टी नोट बाई टू से जीरो में इंटीग्रेशन कितना होगा। तो ए नोट वैल्यू है ए नोट स्क्वायर इंटू डी टी प्लस जीरो से लेकर टी नोट बाई टू में भी वैल्यू कितनी है सिग्नल की, ए नोट, तो उसका स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट टी नोट टेंस टू इनफाइनाइट 1/टी नोट, और यहां से क्या आएगा ए नोट स्क्वायर कॉमन, और जीरो माइनस टी नोट बाई टू कितना बचेगा, टी नोट बाई टू, प्लस यहां से भी ए नोट स्क्वायर कॉमन, और टी नोट बाई टू माइनस जीरो कितना होगा, टी नोट बाई टू। तो यहां से क्या आएगा, ए नोट स्क्वायर इंटू टी नोट बाई टू प्लस ए नोट स्क्वायर इंटू टी नोट बाई टू क्या होगा, ए नोट स्क्वायर इंटू टी नोट, और टी नोट से टी नोट कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पर जो पावर बचेगा वो पावर पी कितना होगा, ए नोट स्क्वायर, और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो रूट ऑफ पी जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, ए नोट। और आपको पता है कि ये जो सिग्नल है आपका डीसी सिग्नल है, और इसकी डीसी वैल्यू कितनी है या इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, कल मैंने आपको बताया था डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू बोला जाए या डीसी वैल्यू बोला जाए, वो आपके पास में कितनी होगी, एनओटी होगी डीसी वैल्यू। फिर तो मुझे यहां से क्या समझ में आया कि डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू और डीसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। यहां से क्या होगा, आरएमएस वैल्यू डीसी सिग्नल की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, दोनों सेम होगी। डीसी सिग्नल के लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। इनमें किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं। तो चलो यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया कि डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू, आपको वैसे ही पता है डीसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1, डीसी सिग्नल का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1, और आपको बताया फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज। और यहां से मुझे पता लग रहा है कि डीसी सिग्नल की आरएमएस एवरेज वैल्यू और डीसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू दोनों सेम है, तो फिर डीसी का फॉर्म फैक्टर कितना होगा मेरे पास में 1 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि डीसी सिग्नल अगर मुझे कभी भी दे दे और मुझे पूछा जाए उसकी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, मुझे पता है फॉर्म फैक्टर 1 होता है, तो एवरेज और आरएमएस दोनों सेम रहेगा। अगर आप इतना सा पॉइंट याद रख लेते हो कि डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों सेम होती है, तो मैं बोल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों सेम होती है, अगर आपको ये पता होगा तो आपको इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे, देखो, अगर आपको ये पता है कि डीसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी है, ए नोट है, तो पावर क्या होगा, तो यहां से आपको आरएमएस पता है रूट पी होता है, पावर कितना हो जाएगा, आरएमएस का स्क्वायर। तो फिर तो मैं बोल सकता हूं डीसी सिग्नल का पावर कितना होगा, तो उसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, डीसी वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर मैं एक देखूं, कंपेयर करूं, ये सिग्नल है और इससे पहले मैंने ये सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो मेरा पहला वाला सिग्नल था और ये सिग्नल है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो दोनों को कंपेयर करने में क्या हो रहा है बताओ, इस सिग्नल की वेवफॉर्म पहले वाले सिग्नल से क्या है बताओ, हाफ है। अब पहले वाले सिग्नल के कंपैरेटिव में इसकी वेवफॉर्म क्या है, हाफ है। और अगर वेवफॉर्म हाफ है तो मैंने चेक किया इसका पावर कितना हुआ, हाफ हो गया। उसका पावर कितना था, ए नोट स्क्वायर, इसका पावर कितना है, ए नोट स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये तीनों पॉइंट कल मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो वेवफॉर्म है वो भी आपके डीसी सिग्नल के कंपैरेटिव में क्या है, हाफ है, ठीक है। ये वेवफॉर्म भी डीसी सिग्नल के कंपैरेटिव में क्या है, हाफ है। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा, अगर ये वेवफॉर्म हाफ है, इसका पावर भी कितना आया, ए नोट स्क्वायर बाय 2। तो यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया, क्या, कि अगर मेरी शेप ऑफ द वेवफॉर्म अगर हाफ हो रही है तो देखो पावर भी हाफ हो रहा है, ठीक है। अगर शेप ऑफ द वेवफॉर्म हाफ हो रही है तो पावर भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। और कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर शेप ऑफ द वेवफॉर्म हाफ होगी तो एवरेज भी क्या होगा, हाफ होगा। अरे क्लियर है, ये पॉइंट याद रहेगा, ये पॉइंट याद रहेगा आपको, ये पॉइंट याद रहेगा, जल्दी से बताओ, क्लियर है ये पॉइंट। तो बस ये पॉइंट आपको याद याद रह जाएगा, कोई टफ पॉइंट नहीं है।
डीसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू और डीसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू दोनों सेम होती है, पावर क्या होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैंने बोला कि अगर शेप ऑफ द वेवफॉर्म हाफ होगी, तब मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना पावर हाफ होगा, मैं आरएमएस हाफ होने की बात नहीं कर रहा हूं, पावर हाफ होगा। और अगर पावर हाफ हो जाए तो आरएमएस 1/√2 टाइम्स होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है। आरएमएस 1/√2 टाइम्स होगा, या वेवफॉर्म डबल हो जाएगा तो पावर डबल हो जाएगा, तो आरएमएस √2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना पावर हाफ होगा, बस याद रखना है। तो यहां से मुझे पता लगा कि शेप ऑफ द वेवफॉर्म अगर हाफ होगी तो पावर हाफ होगा, और मेरे पास में एवरेज भी हाफ होगा, ठीक है। अब तो देखो मेरे पास में बहुत इजी हो गया फिर तो। अगर मुझे सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का आरएमएस का फॉर्मूला पता है, ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का आरएमएस का फॉर्मूला पता है, तो सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर का आरएमएस का फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि हाफ वेव के कंपैरेटिव में फुल वेव की वेवफॉर्म डबल होगी, वेवफॉर्म डबल होगी तो पावर डबल होगा, और पावर डबल होगा तो आरएमएस कितना होगा? √2 टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, हाफ वेव के फॉर्मूले को आप क्या करना, √2 से मल्टीप्लाई कर देना, किसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका? फुल वेव का। एवरेज के लिए मैंने क्या बोला था, तो आप क्या करना, हाफ वेव के एवरेज के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फुल वेव का एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आरएमएस का फॉर्मूला भी बना सकते हो, इस तरीके से आप एवरेज का फॉर्मूला भी बना सकते हो बिना सर्किट डायग्राम। अगर मैं आपको बोलूं बताओ 2 पल्स कन्वर्टर आर लोड है, मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो, क्योंकि हाफ वेव का फॉर्मूला क्या है, तो वीएम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वीएम बाई पाई 1 प्लस कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिना क्या कर सकते हो, बिना डायग्राम, बिना सर्किट एनालिसिस आप उसका फॉर्मूला जरूर लिख सकते हो, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल किसके ऊपर आता है? फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो आपको फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। क्लियर है? अरे याद रहेगा, ये सब कुछ याद रहेगा आपको? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, समझता। तो ये मेरे पास में 3 सिग्नल थे, तो मुझे यहां से पता लग गया कि मेरे पास में क्या होगा, अगर मुझे पावर निकालना है तो वेवफॉर्म क्या होगी? डबल होगी, तो मैं पावर डबल कर दूंगा, ठीक है। अब समझना। नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि ये आपके पास में एक सिग्नल है, आपसे बोल दिया जाए ये आपके पास में क्या है? अच्छा, आपको साइन का आरएमएस तो पता है? साइन वेव का आरएमएस पता है? साइन का आरएमएस कितना होता है बताओ? साइन सिग्नल का आरएमएस कितना होता है? Vm/√2, ठीक है। साइन सिग्नल का आरएमएस कितना होता है? अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास में एक सिग्नल Vs है Vm साइन ओमेगा टी, तो अगर साइन सिग्नल का अगर आपसे आरएमएस बोला जाए तो आरएमएस क्या करोगे बताओ? Vm/√2, ये आपको पता होगा इतना। तो अगर मुझे यहां से पता लग गया कि साइन वेव का आरएमएस Vm/√2 होता है, तो पावर कितना हो जाएगा बताओ? फिर तो आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा। और पावर अगर आरएमएस का स्क्वायर होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा बताओ? पावर पी, तो Vm²/2। यानी मुझे ये भी पता लग गया कि फिर साइन का पावर कितना होगा? Vm²/2, ठीक है। अब समझना, आपको एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको एग्जाम में इस तरह का सिग्नल दे देगा। आपको एग्जाम में इस तरह का सिग्नल दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, या फिर आपको एग्जाम में इस तरह का सिग्नल दे देगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में सिग्नल दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इनकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो देखो मुझे यहां से पता लग रहा है कि ये डायग्राम किसका है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। ये किसका है? हाफ वेव रेक्टिफायर है। यानी अगर मुझे साइन का आरएमएस तो मुझे पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता है कि अपन ये भूल जाते हैं कि सर फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस कितना होगा या हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस कितना होगा, अपने को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन हो जाता है। अपने को कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर किसी को नहीं फॉर्मूला पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस क्या होता है या फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो बिना किसी इंटीग्रेशन से। हाफ वेव और फुल वेव के आरएमएस का फॉर्मूला निकालने के लिए भी कोई इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे निकालोगे तो समझना। आपको साइन का आरएमएस पता है, ठीक है। साइन का आरएमएस पता है तो पहले एक काम करता हूं, मैं साइन वेवफॉर्म ड्रॉ तो करके देखूं। मैं अगर मैं साइन वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो साइन वेवफॉर्म इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये साइन वेवफॉर्म होती है। और अभी मैंने आपको पावर का जब फॉर्मूला लिखा है तो मैंने ऐसा लिखा है, देखो आपको 1/T0 टाइम पीरियड के अंदर x ऑफ t का क्या होगा? स्क्वायर इंटू dt। ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, पावर का। देखो मैंने यहाँ पर x ऑफ t के मॉडुलस का मैंने स्क्वायर किया हुआ है। आपकी मर्जी आप x ऑफ t का स्क्वायर करना, क्योंकि देखो अगर x ऑफ t नेगेटिव होगा तो मॉडुलस दूंगा पॉजिटिव हो जाएगा और उसका स्क्वायर करूंगा
तो वैल्यू आएगी, या फिर मैं एक्स ऑफ टी का डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं तो माइनस का स्क्वायर उसी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये मॉडुलस मैंने इसलिए किया ताकि मेरा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो मॉडुलस आप लगाओ या नहीं लगाओ, दोनों का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है, सेम ही मीनिंग है। आप मॉडुलस नहीं भी लगाओगे तो भी आपका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। अब समझना, अगर मैंने मॉडुलस लगाया तो मुझे यहां से क्या बेनिफिट मिला बताओ, कि मुझे पता लगा कि पहले मैं एक्स ऑफ टी सिग्नल का मैं मॉडुलस ले लूं, ठीक है। और अगर एक्स ऑफ टी का मॉडुलस अगर मैं ले लूं तो बताओ क्या होगा, ये सिग्नल है और इस सिग्नल का अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहां चला जाएगा, पॉजिटिव में। अरे साइन का मॉडुलस क्या होगा, तो ये पार्ट आएगा या नहीं आएगा, तो साइन सिग्नल का मॉडुलस मेरे पास में क्या है बताओ, फुल वेव रेक्टिफायर आ गया। और इसका मतलब मुझे पता लगा कि जब मैंने साइन का आरएमएस निकाला था तो मैंने नेगेटिव वैल्यू जो भी थी एक्स ऑफ टी उसका स्क्वायर किया था, इसका मतलब पॉजिटिव हो गई थी, तो मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव में जा चुका था। तो फिर तो मुझे ये पता लग रहा है कि साइन का जो आरएमएस है, क्योंकि ये वेवफॉर्म और ये वेवफॉर्म तो दोनों सेम है, और जब इसका आरएमएस निकाला तो तब मैंने मॉडुलस लेकर आरएमएस निकाला था, और मॉडुलस लेने का मतलब क्या हुआ, मैंने तो इसी वेवफॉर्म का आरएमएस निकाला था। तो फिर मुझे यहां से क्या पता लग गया कि साइन की आरएमएस वैल्यू और फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू एक्चुअली दोनों क्या होती है, सेम ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो वो किसके इक्वल होगी, साइन के इक्वल ही होगी, वीएम बाई रूट टू। तो इसका पावर कितना होगा बताओ फुल वेव रेक्टिफायर का, तो वीएम स्क्वायर बाई टू। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। बट अब बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट है क्या, अरे हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट क्या, नहीं। अगर मुझे बोल दिया जाए बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर का पावर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा इसके कंपैरेटिव में इसकी वेवफॉर्म हाफ है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का पावर हो जाएगा वीएम स्क्वायर बाई 4, इसका पावर वीएम स्क्वायर बाई 2, पावर हाफ हो जाएगा। तो बताओ पावर अगर मुझे मिल गया तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी बताओ, वीएम बाई 2। इसका मतलब अगर हाफ साइन का आरएमएस अगर आपको पता है, वैसे पता ही रहता है साइन का आरएमएस, तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आरएमएस यहां से बहुत इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, साइन सिग्नल का आरएमएस बता दोगे इस तरीके से, अरे बता दोगे इस तरीके से, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस, और हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। अब समझना नेक्स्ट, ये आपके लिए एक सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है मैंने आपके सामने, ये एक सिग्नल है, ठीक है। आप मुझे बताओ इस सिग्नल का पावर कितना है, ठीक है। ये सिग्नल आपके लिए, जल्दी से बताओ इस सिग्नल का पावर कितना है, या इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ इस सिग्नल का आरएमएस या इस सिग्नल का पावर कितना है। जल्दी से आंसर बताओ, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला बिना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके तो आप बता दोगे आंसर, बिना इंटीग्रेशन बताना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। इस सिग्नल का पावर कितना है या इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी है, जो मैंने आपके सामने सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है इसका पावर कितना है। आनंद जल्दी से आंसर बताओ, सचिन, अजीत, पावर 4 आरएमएस 2, और कोई दूसरा, आरएमएस 1, आरएमएस 1 अपॉन रूट 2 अजीत, ईशा के आरएमएस 2 अजीत। यार आप आरएमएस एवरेज में भी कंफ्यूज होते हो, देखो सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। आरएमएस एवरेज का अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर क्या होगा यार, समझना। ये मैं बोल रहा हूं, मैंने कल क्या बताया था कि ये एक सिग्नल नहीं है, ये मान के चलो ये दो सिग्नल है, ठीक है। मैं दो सिग्नल है तो मैं इनको दो सिग्नल में पहले क्या करता हूं, ब्रेक कर देता हूं, ये दो सिग्नल है मेरे पास में, एक सिग्नल नहीं है। यहां पर एक काम करो, इसको दो सिग्नल में ड्रॉ कर दो पहले तो मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास में एक सिग्नल है x1t, और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं दूसरा सिग्नल x2t, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास में एक सिग्नल है x1t, और ये मेरे पास में दूसरा सिग्नल है x2t। पहला सिग्नल मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक डीसी सिग्नल है,
तो पहला सिग्नल क्या होगा, यहां पर एक डीसी सिग्नल है, मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर 0 रहेगी। तो ये मेरे पास में फर्स्ट सिग्नल है x1t। x2t क्या है, तो ये मेरे पास में क्या है, x2t है। तो ये होगा -2 टू 0 के बीच में ये वैल्यू होगी, और ये भी होगा 0 और ये 2। कल मैं बता चुका हूं ये 2 और ये 2, यहाँ 2 क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन मैं आपको कल बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इस सिग्नल को इन दो सिग्नल के समेशन में लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे पता लगा कि ये सिग्नल है, अच्छा इसको तो मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा डीसी से, और इसको अगर मैं डीसी सिग्नल से कंपेयर करूंगा तो डीसी सिग्नल के कंपेरेटिव में इसकी वेवफॉर्म क्या है, हाफ है। अगर हाफ है तो डीसी का पावर क्या होता है, तो मैंने बोला था डीसी वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो इसका पावर कितना होगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से बताओ इस पहले सिग्नल का पावर P1 कितना होगा, यहाँ इसका पावर आपको P निकालना है, तो P1 कितना आएगा, मेरे पास में आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2, यानी क्या आएगा 2, ठीक है। इसका पावर कितना आ गया 2। नेक्स्ट, अब x2t का पावर कितना होगा, तो पहले आप मुझे बताओ ये जो सेकंड सिग्नल मैंने लिखा हुआ है, ये x2t सिग्नल, ये पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, अरे ये पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, सेकंड वाला सिग्नल, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, सेकंड सिग्नल है वो पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है जी, एकदम सही है। एन आपको पता होगा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का सिग्नल जो होता है वो एनर्जी सिग्नल होता है, और पावर सिग्नल तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल होते हैं, ठीक है। फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल पावर सिग्नल नहीं होता है, तो ये एक एनर्जी सिग्नल है। और आपको इतना पता होगा सिग्नल सिस्टम में कि एनर्जी सिग्नल का पावर कितना होता है, अरे एनर्जी सिग्नल का पावर कितना होता है, 0। एनर्जी सिग्नल का पावर कितना होता है, 0, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी सिग्नल का पावर 0 है, फिर तो इसका पावर मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 0 है, मैं डायरेक्टली देख के बोल दूंगा कि तो एनर्जी सिग्नल था, एक्चुअली इसका पावर 0 है, ठीक है। और अगर पावर 0 है तो बताओ इसका पावर टोटल P कितना होगा, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, और P1 प्लस P2 जब मैं करूंगा तो क्या होगा, 2 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस सिग्नल का पावर होगा टोटल मिला के 2। कोई डाउट, जल्दी से बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई डाउट। अच्छा आपसे बोल दिया जाए, बताओ इस सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी, आपसे बोल दिया जाए इस सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी, बिना पेन चलाए जल्दी से आंसर बताओ, इस सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, इस सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, बिना पेन चलाए और बिना कैलकुलेशन किए। इसकी एनर्जी कितनी होगी, अरे यार बहुत टाइम लग रहा है आपको एनर्जी निकालने में, अरे एनर्जी निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये पावर सिग्नल है, एक पावर सिग्नल है और एक एनर्जी सिग्नल है। पावर सिग्नल की एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट, और इसकी एनर्जी कुछ आएगी, कुछ वैल्यू प्लस इनफाइनाइट करूंगा, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अरे पावर सिग्नल की एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट, ये सिग्नल क्या होगा, तो ये एनर्जी सिग्नल है, तो इसकी एनर्जी कुछ आएगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी इनफाइनाइट है, तो दोनों की एनर्जी जब मैं ऐड करूंगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। अरे क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। तो इसका एनर्जी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफाइनाइट, माही एकदम सही आंसर। क्या आंसर होगा इसका, इनफाइनाइट आंसर होगा, क्योंकि एक्चुअली ये पावर सिग्नल प्लस एनर्जी सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है। चलो, मुझे आपने बाकी सब कुछ डिटेल में पढ़ा होगा, इसको एनर्जी पावर सिग्नल आपने कहां पर सिग्नल सिस्टम या नेटवर्क में आपने पढ़े होंगे डिटेल के अंदर। अब समझना, ये सिग्नल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट, आप मुझे बताओ मैंने क्या किया कि एक सिग्नल जो था वो दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक सिग्नल दो सिग्नल का जब कॉम्बिनेशन है, और मैंने क्या किया, जब मुझे उस सिग्नल का पावर निकालना हुआ तो मैंने दोनों के अलग अलग पावर निकाले और मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। दोनों के मैंने अलग अलग से पावर निकाले और मैंने ऐड कर दिए। क्या ये काम मैं ऑलवेज कर सकता हूं, अगर कोई भी एक सिग्नल x1t xt जो सिग्नल है वो कभी भी किसी दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन हो, और मुझे क्या करना है, x ऑफ t का पावर निकालना है, तो मैं काम करूं, मैं दोनों सिग्नल के अलग अलग से पावर निकाल के ऐड कर लूं तो x ऑफ t का पावर आ जाएगा। क्या मैं ऑलवेज ये काम कर सकता हूं, जल्दी से बताओ, क्या ये काम मैं ऑलवेज कर सकता हूं, नहीं, ठीक है।
तो बताओ जय, कब कर सकता हूं मैं? कब कर सकता हूं? कब कर सकता हूं? कब कर सकता हूं मैं ये, कि कब मैं किसी दो सिग्नल का पावर ऐड करूं तो उनका ओवरऑल पावर आ जाए? कब ऐड कर सकता हूं? जल्दी से बताओ, कब ऐड कर सकते हैं अपन किसी भी दो सिग्नल का पावर? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां मुझे ऐड करना है और कहां मुझे ऐड नहीं करना है? यहां मैंने आपको बोल दिया ऐड करना है, ऐड करके आप आंसर बता दो। क्या पता यहां ऐड नहीं कर पा रहे होते तो, और मैं ऐड कर देता और मेरा आंसर गलत हो जाता तो? कहां ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में कोई नॉलेज है कि कब अपन किसी भी दो सिग्नल का पावर ऐड कर सकते हैं और कब अपन किसी भी दो सिग्नल का पावर ऐड नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज है? माही, ऑर्थोगोनल, ठीक है, चलो सही है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है क्या माही, आपने लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ? ऑर्थोगोनल पढ़ा हुआ है आपने ये? जल्दी से बताओ, फिर नहीं तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आता हूं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मेरा काम हो गया, मुझे जितना बताना था कि मुझे जब पावर निकालना है तब मैं क्या करूंगा मैं। अच्छा, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है, चलो ठीक है। तो देखो, अब मैं इन पॉइंटों को यूज करूंगा आगे जाके। ये ध्यान रखना है, दो सिग्नल का पावर अपन तब कब ऐड कर सकते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर मैं कंडीशन बता देता हूं। अगर कोई एक्स1 टी एक सिग्नल है और कोई भी एक्स2 टी दोनों सिग्नल है, और आप ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन को अगर अपन उनके टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करें और वो जीरो आ जाए। फिर से सुन लेना, दो सिग्नल जब होंगे x1t और x2t, तो पहले मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करके उनके टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करूंगा, और अगर इंटीग्रेशन जीरो आ जाता है तो उस सिग्नल को आप ऑर्थोगोनल सिग्नल बोल के चलते हो, और उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, दोनों के पावर ऐड कर सकते हो। तो समझना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहां पर x1t की वैल्यू कितनी, जीरो, यहां पर कुछ वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, यहां पर x1t की कुछ वैल्यू है लेकिन यहां x2t कितना है, जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, ओवरऑल सिग्नल जीरो आएगा, तो मेरे पास में मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थोगोनल सिग्नल है, तो मेरे पास में ओवरऑल पावर में दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो मैंने इन दोनों का पावर तभी ऐड किया है जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करने मतलब क्या होगा, इनको अलग अलग से निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, तो समझना यहां से मेरे पास में बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है, कि अगर मुझे कभी भी किसी भी सिग्नल का अगर वेवफॉर्म डबल होगी, मेरे लिए बस इतना सा काम का पॉइंट है कि अगर कभी भी किसी भी सिग्नल की वेवफॉर्म डबल होगी तो पावर उसका क्या होगा, डबल होगा, और आरएमएस कितना होगा, √2 टाइम्स होगा। ये मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करूंगा। दूसरा, क्योंकि आपको मैं कन्वर्टर पढ़ा रहा हूं, कन्वर्टर क्या काम करता है, तो एसी टू डीसी के अंदर, यानी आउटपुट में अगर मुझे प्योर डीसी मिलता है और मुझे बोल दिया जाए कि बताओ आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी आरएमएस वैल्यू को ही मैं उसकी डीसी वैल्यू के इक्वल मान लूंगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों पॉइंट कहां यूज करने वाला हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज करने वाला हूं, तो ये मेरे काम का है, ठीक है। तो आप एक काम करो, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे आरएमएस इसके आगे वाला। कंप्लीट। अच्छा, अगर जीरो नहीं आता है तो फिर कैसे करेंगे, जीरो नहीं आता है तो कैसे करोगे, तो आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उसका फंक्शन बना के पूरा सॉल्व करके आपको इंटीग्रेट करना, ये आपको मैं बता दूंगा। अब एक काम करना, अपन पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, लास्ट में अपन क्या करेंगे,
आरएमएस एवरेज की जो भी क्लास है, एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं, अभी भी आरएमएस एवरेज कम से कम आरएमएस मान के चलो, ठीक है, 1 से 2 घंटे का टॉपिक और होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास में सिग्नल बाई चांस अगर ऑर्थोगोनल नहीं हुए तो पावर कैसे निकालोगे, ठीक है, तो वो आपका 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक होता है। तो उसको अपन एक काम करेंगे, किसी एक दिन अपन पढ़ लेंगे। अभी मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली डीसी सिग्नल आएगा, साइन होगी, साइन के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डीसी के केस में कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरे पास 2 चीज का रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको आगे जो भी पढ़ना है तो मैं लास्ट में आपको पढ़ा दूंगा, और ठीक है, अभी अपन पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में। तो चलो अपन आते हैं नेक्स्ट, फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ रहा हूं। एक एग्जांपल यहां पर अपन करते हैं, एग्जांपल है फाइंड कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड इन फॉलोइंग सर्किट ठीक है, आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि आपके पास जो भी मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं वो किसमें क्या है, आपके पास में इंडक्टर इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज है, और साथ में एक स्विच जो होगा, स्विच एस इज क्लोज्ड एट टाइम टी इक्वल टू 0, और आपको ये सर्किट दे रखा होगा, ठीक है, ये एग्जांपल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझना, आपसे बोला हुआ है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में डायोड का कंडक्शन एंगल कितना होगा एंड डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, वो आपसे पूछा हुआ है कि बताओ इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाए, ठीक है, अगर इस टाइप के एग्जांपल बहुत सारे बनते हैं, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट कर रहा है या थायरिस्टर कितने एंगल के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करोगे कि पहले काम करना है, करंट निकाल देना, ठीक है, पहले आप करंट फाइंड आउट कर लेना और करंट को 0 पुट कर देना। क्यों? क्योंकि देखो जब तक ये कंडक्ट करेगा तो यहां से करंट फ्लो होगा, जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब यहां से कंडक्ट कर रहा है जिससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, अब मैं बोल रहा हूं जब ये ऑफ हो जाएगा तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफ होने का मतलब करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, इसको इंटीग्रेट करके करंट निकाल लूं, और जहां पर मेरा करंट 0 हो जाएगा वहां पे डायोड क्या हो चुका होगा, ऑफ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, करंट निकालना है और करंट को 0 पुट कर देना है, जहां करंट 0 होगा वहां पर डायोड ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि ये डायोड ऑफ होने का मतलब है इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये करंट 0 हो जाएगा। सेम ही प्रोसेस रहेगा सारे एग्जांपल के अंदर, अगर कभी ऐसा एग्जांपल आए करंट निकाल के आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसका करंट निकालता हूं, सप्लाई कौन सी है, एसी सप्लाई है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, हाफ वेव कन्वर्टर विद प्योरली इंडक्टिव लोड अपन पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने एग्जांपल की फॉर्मेट में यहां पर दे दिया, समझना। तो यहां पर क्या होगा, पहले केस फर्स्ट क्या होगा बताओ, तो एसी सप्लाई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो फर्स्ट होगा आपका केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट क्या होगा बताओ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव हाफ में यहां पर क्या होगा प्लस, यहां पर क्या होगा माइनस। मैंने स्विच को टाइम टी इक्वल टू 0 पर ही क्लोज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहां से क्या आएगा प्लस, और इधर से क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, यहां से मुझे क्या समझ में आया कि मेरा डायोड क्या हुआ है, फॉरवर्ड बायस, और आपको पता है डायोड फॉरवर्ड बायस होते ही ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन हो गया तो यहां का जो वीएल वोल्टेज है
और यहाँ का जो VS वोल्टेज है ये VL और ये VS दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ का डायोड का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर VL इज इक्वल टू क्या होगा, VS। VL इक्वल टू कितना होगा, VS। और VL की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो L इंटू क्या होगा, डी आई नोट बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, VS क्या है तो साइन सप्लाई है तो VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी, ये आई नोट मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, चलो समझना। VS इक्वल टू VL है, तो यहां से अगर आप वैल्यू पुट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ। एक काम करो, dt का इधर मल्टीप्लाई कर लो और L का इधर डिवाइड कर लो, तो यहां से डी आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VM डिवाइड बाय L इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू dt। और मैंने क्या बोला, करंट निकालना है, और करंट निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। मैं अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहां से बताओ करंट आई नोट टी कितना होगा, तो करंट आई नोट टी जो आएगा यहां से आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो VM डिवाइड बाय L, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, dt के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी का क्या होगा, डिवाइड बाय ओमेगा, तो माइनस, और यहां पर मैं एक काम करता हूं ओमेगा का भी डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो माइनस VM डिवाइड बाय ओमेगा L इंटू कोस ओमेगा टी। बट ये मैंने इंटीग्रेशन कौन सा किया हुआ है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। आपको पता है डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंदर क्या होता है, आपके पास में प्लस की कांस्टेंट अगर लिमिट होती तो प्लस कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई है तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट के आएगा, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट के लिख के चल रहा हूं। अब समझना इस के की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बोला है, जब स्विच मेरे पास में टाइम t इक्वल टू 0 से पहले पर जब स्विच ओपन था, और मैंने क्या बोला था, इंडक्टर इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज है। इंडक्टर डिस्चार्ज होने का मतलब इसमें पहले से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिस इंस्टेंट पर मैं स्विच को ऑन करूंगा उस इंस्टेंट पर भी इसमें करंट कितना होगा, 0। आपने नेटवर्क में इतना पढ़ा होगा कि इंडक्टर में टाइम t इक्वल टू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों पर वैल्यू क्या होती है, सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 पुट करूं, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंडक्टर का करंट कितना है, 0, क्योंकि इंडक्टर क्या है, डिस्चार्ज है। तो यहां पर एक 0 पुट करो आप, तो यहां से क्या आ जाएगा, इंडक्टर का करंट तो 0 हो चुका है, करंट कितना हो चुका है, 0। नेक्स्ट यहां से आप वैल्यू पुट करो, तो यहां से क्या आएगा, माइनस VM डिवाइड बाय ओमेगा L, और टाइम t 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस 0 प्लस की कोस 0 कितना होता है, 1। यानी यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, VM डिवाइड बाय ओमेगा L। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, इस k की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो बताओ यहां से आई नोट टी की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास में, तो यहां से आई नोट टी हो जाएगा, यहां पर आप VM डिवाइड बाय ओमेगा L पुट करो और यहां से VM डिवाइड बाय ओमेगा L को कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा VM डिवाइड बाय ओमेगा L 1 माइनस कोस ओमेगा टी। तो ये मेरे पास में करंट की इक्वेशन आ गई। और मैंने क्या बोला कि जिस इंस्टेंट पर ये करंट 0 हो जाएगा उस इंस्टेंट पर आपका डायोड क्या हो चुका होगा, ओ। तो आपको क्या करना है, इस करंट को 0 पुट करना है। तो आप मुझे बताओ करंट आई नोट टी इक्वल टू 0, 0 होने का मतलब क्या होगा, डायोड यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। करंट आई नोट टी 0 होने का मतलब डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। तो एक काम करो, इसको 0 करो, तो यहां से क्या आएगा, VM डिवाइड बाय ओमेगा L इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो बताओ कब हो सकता है, तो जब ओमेगा टी इक्वल टू मैं 90 पुट करूं तो कोस 90 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 0 0 नहीं होगा। अगर मैं 180 पुट करूं तो कोस 180 कितना होगा, -1, तो ये 2 VM डिवाइड बाय ओमेगा L हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ओमेगा टी कितना हो, 2 पाई, यानी अगर 2 पाई हो जाए तो कोस 2 पाई कितना होगा, 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि डायोड तभी ऑफ हो सकता है जब ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो आपके पास में, 2 पाई। इसका मतलब बताओ इस सर्किट में डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, 360 डिग्री के लिए। कितने के लिए कंडक्ट करेगा, 360 के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट। अगर ऐसा कभी एग्जांपल आता है तो आपको यही प्रोसेस करना है, करंट निकालना है, करंट को 0 पुट करना है, जहां करंट 0 हो जाएगा वहां तक आपका डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। किसी को कोई डाउट नहीं, मुझे एक डाउट है, ठीक है, क्या डाउट है। अभी मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सप्लेन किया। पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर पाई के अंदर, ठीक है। तो मैंने 0 से पाई में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, और मैं बोल रहा हूं कि डायोड 2 पाई के लिए कंडक्ट करेगा। अरे मैंने एनालिसिस अभी पाई में किया है, अभी मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई में, तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है, मैंने एनालिसिस पाई में किया, और पाई में एनालिसिस करके मैं बोल रहा हूं कि डायोड कितने के लिए कंडक्ट करेगा, 2 पाई के लिए।
तो कैसे कंडक्ट करेगा समझना, ठीक है, कैसे कंडक्ट करेगा वो समझना। आंसर 2 पाई सही है, लेकिन मैंने एनालिसिस पाई में किया हुआ है और 2 पाई आंसर बोल रहा हूं तो बोलना थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो कैसे 2 पाई के लिए कंडक्ट करेगा तो उसका एनालिसिस अपन करते हैं, ठीक है, तो समझना। तो देखो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं पहले वेवफॉर्म ड्रॉ कर देता हूं कि यहां से क्या होगा, एक तो आपका एसी सप्लाई है, ठीक है, समझना। तो यहां पर मेरे पास में पहले तो मैं सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मेरे पास में मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये सप्लाई वोल्टेज है, वीएम साइन ओमेगा टी। तो ये जो मैंने इस कलर में ड्रॉ किया हुआ है ये आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वीएल की वेवफॉर्म क्या होगी, और यहां पर मैं करंट आई नॉट टी ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जीरो से लेकर पाई में, अभी मुझे 2 पाई में एक्सप्लेन करना है, और आगे 2 पाई के बाद में तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, फिर से आपकी रिपीट हो जाएगी। तो मुझे यहां से जीरो से लेकर पाई में क्या पता लगा कि आउटपुट का जो वोल्टेज था, आप इसके अंदर चेक करोगे आउटपुट का जो वोल्टेज था वो आउटपुट का वोल्टेज किसके इक्वल था, वीएल और वीएस दोनों क्या थे यहाँ पर, सेम थे। तो वीएल और वीएस सेम थे, तो मैं काम करता हूं इस वेवफॉर्म के अंदर जाके पहले ड्रॉ कर देता हूं कि यहाँ वीएल और वीएस दोनों सेम है, तो यहां से आप बोल दो वीएल और वीएस क्या है, इक्वल है, तो वीएल और वीएस को इक्वल आप ड्रॉ कर दो, तो ये वीएल और वीएस दोनों क्या हो गए, इक्वल। वीएल और वीएस दोनों इक्वल हो गए, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये आपका वीएल की वेवफॉर्म है, और इसका मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा, वीएम होगा। नेक्स्ट, करंट आई नॉट टी मुझे ड्रॉ करना है, और करंट आई नॉट टी की जो इक्वेशन आई है वो करंट आई नॉट टी की इक्वेशन क्या है ये, तो वो आया आपके पास में वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल इंटू 1 - कोस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी में इस पॉइंट पर बात करूं जीरो है, तो देखो कोस यहाँ जीरो पुट करोगे तो 1 - 1 कितना होगा, जीरो, आई नॉट टी कितना होगा, जीरो। वही तो मेरा अजम्पशन है कि इंडक्टर में पहले से करंट कितना होना चाहिए, जीरो, तो ये आई नॉट टी क्या है, जीरो। बट जब मैं यहां पर 90 डिग्री पुट करूंगा तो 90 डिग्री पर कितना आएगा बताओ, कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल ओनली। इसका मतलब यहां पर जब आप आई नॉट टी की वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से वेवफॉर्म आएगी, और ये कहां पर चला जाएगा बताओ, 90 पर वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल। जब मैं यहाँ पाई पुट करूंगा तो पाई पर कितना हो जाएगा, कोस पाई कितना होगा, -1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 वीएम बाय ओमेगा एल। तो यहां से वेवफॉर्म इंक्रीज होते होते कहां पर जाएगी, 2 वीएम बाय ओमेगा एल। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 2 वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल। तो ये आपके पास में वेवफॉर्म आएगी कहां से कहां तक, जीरो से लेकर पाई के अंदर आई नोट की वेवफॉर्म और वीएल की वेवफॉर्म। इसके अंदर किसी को कोई डाउट, हाँ 360 कैसे आनंद, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, समझना 360 कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट कि ये वेवफॉर्म कैसे आई, आई नोट टी और वीएल की वेवफॉर्म कैसे आई, जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। तो ये मेरा वीएल है और ये मेरा आई नोट है, अगर किसी को डाउट हो तो बता देना यहां पर। अब बताओ कौन सी हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा वो अपन चेक करते हैं, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा समझना, ये मेरा सर्किट डायग्राम था, और यहां पर क्या है, प्योरली इंडक्टिव लोड, और एसी सप्लाई। ठीक है, समझना। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो केस टू क्या होगा आपके पास में, केस टू क्या होगा, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां पर क्या आएगा, माइनस, और यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो यहां पर माइनस आएगा और इधर से क्या आएगा, प्लस। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं चेक करूं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस, और डायोड रिवर्स बायस में होते ही क्या होना चाहेगा, वो ऑफ। और अगर ये डायोड ऑफ हो गया, ठीक है, ये ऑफ होना चाहेगा, और अगर ये ऑफ हो गया तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा, जीरो। अगर ये डायोड यहां पर ऑफ हो जाता है तो करंट कितना फ्लो होगा, जीरो। इसका मतलब करंट आई नॉट कितना हो जाएगा, जीरो। तो चलो एक काम करता हूं, मैं वेवफॉर्म में आता हूं फिर से। और नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं चेक करूं
तो बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल आते से ही करंट कितना हो रहा है? जीरो। करंट कितना हो रहा है? जीरो। जीरो होने का मतलब क्या हुआ? क्या सडन चेंज इन करंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और सडन चेंज इन करंट किसके थ्रू हो रहा है? इंडक्टर के थ्रू। और मैंने क्या बोला था कि इंडक्टर में अगर सडन चेंज इन करंट होगा तो इंडक्टर उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। और इंडक्टर अपोज करेगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा यहां सडन चेंज इन करंट हो रहा है तो इंडक्टर मेरा अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? सडन चेंज इन करंट इंडक्टर में नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, इंडक्टर अपोज करेगा। और मैंने क्या बोला? इंडक्टर अपोज कैसे करेगा? तो अपनी वोल्ट अपने क्रॉस क्या करेगा? एक नेगेटिव पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर यहां पर इंडक्टर क्या करेगा? बताओ, अपोज करेगा। अगर मैं इसके पहले वाले प्रोसेस के अंदर चेक करूं तो बताओ पहले वाले प्रोसेस में जो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो करंट आई नोट आपका पॉजिटिव है रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और जीरो से लेकर पाई में वीएलबी क्या है? बताओ, वीएम साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है। अगर यहां से आप चेक करोगे तो बताओ क्या होगा? इस वेवफॉर्म में चेक करोगे तो जीरो से लेकर पाई में आउटपुट का वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, लोड के पास में पावर क्या है? पॉजिटिव। और लोड के पास में पावर पॉजिटिव होने का मतलब लोड पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि इस प्रोसेस में इंडक्टर यहां पर क्या हो रहा होगा? चार्ज। ठीक है, इस प्रोसेस में यहां पर इंडक्टर क्या होगा? बताओ, इस प्रोसेस में इंडक्टर यहां पर क्या हो रहा होगा? चार्ज। ठीक है, और इंडक्टर अगर चार्ज होगा तो इसका मतलब मैं बोलूंगा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर यहां पर प्लस माइनस में इंडक्टर क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा। और अब इंडक्टर जब अपोज करेगा तो इंडक्टर अपोज कैसे करेगा? तो यहां पर एक नेगेटिव पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इसका मतलब यहां पर क्या लेके आएगा? माइनस, और यहां क्या लेके आएगा? प्लस। और इसके अकॉर्डिंग यहां पर माइनस आएगा और यहां से क्या आएगा? प्लस। और इंडक्टर जैसे ही अपोज करेगा वो अपोज करके डायोड को फिर से ऑन कर देगा। ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस अगर हो गया तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? इस बार जो डायोड है नेगेटिव हाफ साइकिल में वो नेचुरली ऑन नहीं रहकर इंडक्टर की वजह से फोर्सफुली ऑन रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां पर इंडक्टर क्या करेगा? अपोज करेगा। और इंडक्टर अपोज करेगा, इंडक्टर अपोज कैसे करेगा? बताओ, अपनी वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करके डायोड को क्या रखेगा? वो फोर्सफुली ऑन। क्या होगा? डायोड यहां पर फोर्सफुली ऑन रहेगा। इसका मतलब जीरो से लेकर पाई में तो नेचुरली ऑन था, बट पाई से लेकर टू पाई में क्या हो रहा है? तो आपके पास में क्या रहेगा? फोर्सफुली ऑन रहेगा। और आपको पता है प्योर इंडक्टर है। वैसे भी यहां पर अगर चेक करोगे फिर से वीएल और वीएस दोनों क्या होगा? इक्वल। वीएल इक्वल टू क्या होगा? वीएस। और अभी तो अपन ने इसका डेरिवेशन किया हुआ है पूरा। ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन किया है। और प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर में चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में सेम इक्वेशंस निकल के आएगी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो चार्जिंग में टाइम लगा हुआ है और यहां से जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, यहां से जब इंडक्टर क्या होगा? डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और यहां पर आके जीरो से लेकर पाई में पूरा चार्ज हुआ है तो पाई से लेकर टू पाई में इंडक्टर यहां पर क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जीरो, यहां पर तो डायोड क्या ऑन था? आपका नेचुरली ऑन था। यहां पर डायोड क्या बताओ? इसके अंदर फोर्सफुली ऑन है। किसकी वजह से? इंडक्टर की वजह से। और वीएल और वीएस दोनों अभी भी क्या है? इक्वल है। तो मैं बोलूंगा यहां पर भी वीएल और वीएस दोनों क्या इक्वल है। अब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी इंडक्टर यहां से फिर से क्या होने लग जाएगा? बताओ, चार्ज। अरे इंडक्टर फिर से क्या होने लग जाएगा? चार्ज। और इंडक्टर यहां से फिर से क्या हो जाएगा? चार्ज। तो बताओ वीएल इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा? वीएस। और आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? फिर से सेम रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास में यहां पर है डायोड क्यों 360 के लिए कंडक्ट किया वो क्लियर है। पाइप में तो क्या हुआ? सप्लाई ने ऑन रखा। आगे वाले पाइप में क्या हुआ? तो इंडक्टर ने फोर्सफुली ऑन रखा, इसलिए डायोड आपका 360 के लिए कंडक्ट किया। अदरवाइज अगर यहाँ इंडक्टर नहीं होता लोड में तो इंडक्टर यहीं पर जाके ऑफ हो जाता नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ध्यान रखना, ये एग्जांपल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। गेट के अंदर 3 क्वेश्चन इस एग्जांपल में से आ चुके हैं। सिर्फ इसी एग्जांपल में से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हर टेस्ट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हर टेस्ट में लगभग ये सर्किट दिया होगा और कैसे न कैसे मॉडिफाई करके यहां से बहुत सारे एग्जांपल्स बना रखे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट सर्किट है। किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये क्या होगा? इसमें मुझे पता लग गया कि डायोड कितने के लिए कंडक्ट करेगा? 360 के लिए। क्लियर है? तो देखो ये जो आपके पास में ये जो एग्जांपल अपन ने किया है, पहला एग्जांपल तो यही पूछा हुआ था कि डायोड कितने एंगल के लिए कंडक्ट करेगा। दूसरी बार गेट में क्या एग्जांपल आया था समझना।
दूसरी बात इसी सर्किट से आया था कि आपको बोला था कि ये आपके पास में एक डायोड है और यहाँ पर स्विच को टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहे हैं, और यहां से उसने बोला था यहाँ पर प्योर इंडक्टर है। सेकंड एग्जांपल गेट में क्या आया था वो बता रहा हूं मैं। उसने बोला था सप्लाई जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और उसने बोला था कि इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। पहला ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा था पाई, ये था 2 पाई, ये था आपके पास में 3 पाई, ये 4 पाई, और यहां पर वेवफॉर्म इस तरीके से दे रखी थी। उसने पूछा था इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, ये ऑप्शन दे रखे थे, और यहां पर पाई 2 पाई नहीं दे रखा था। पहले वाले में यहां दे रखा था 10 मिली सेकेंड, पहले ऑप्शन में यहां दे रखा था 20 मिली सेकेंड। दूसरे वेवफॉर्म सेम ही थी, यहां पर दूसरे वाले में टाइम दे रखा था 20 मिली सेकेंड, फिर यहां दे रखा था 40 मिली सेकेंड। थर्ड वाले में यहां पर दे रखा था 5 मिली सेकेंड, और यहां पर दे रखा था 10 मिली सेकेंड। ऐसे करते एक चौथा ऑप्शन और था। आप मुझे बताओ कौन सा वाला आंसर सही है, जल्दी से बताओ कौन सा वाला आंसर सही है। जल्दी से बताओ। तो देखो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं यहां से वेवफॉर्म में जाऊं, ठीक है, तो वेवफॉर्म में अगर जाकर चेक करूंगा, ये जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म यहां पर आ रही है, और वो साइन के 2 पाई टाइम पीरियड के इक्वल है। और आपको पता है ये साइन का टाइम पीरियड है, और साइन की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में साइन की फ्रीक्वेंसी दे रखी 50 हर्ट्ज। तो साइन का टाइम पीरियड अगर मैं चेक करूं तो कितना है, 20 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो साइन सप्लाई है, एक्चुअली वो साइन वेवफॉर्म इस तरह की होगी इस सर्किट के लिए। और अगर मैं बोलूंगा साइन का टाइम पीरियड कितना होगा, 20 मिली सेकेंड, तो ये तो 10 दे रखा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। कौन सा आंसर होगा, 20 मिली सेकेंड। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ था कि क्या होगा आपके पास में करंट की वेवफॉर्म क्या होगी। सचिन क्या पूछा जा रहे हो सर, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या आउटपुट वोल्टेज से, तो आप मुझे बताओ 2 वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल, आउटपुट वोल्टेज तो कितना है, वीएम आ रहा है, यहाँ पर 2 वीएम बाय ओमेगा एल। अब एल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वीएम की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर आपके पास में करंट का जो पीक करंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पीक करंट कितना आ रहा है इस वेवफॉर्म में, अगर आप चेक करोगे इस वेवफॉर्म पीक करंट कितना आ रहा है, 2 वीएम बाय ओमेगा एल। तो यहाँ पर 2 वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आपके पास में क्या होगा, ये वीएम से ज्यादा होगा, हो सकता है कि इसकी वैल्यू 3 टाइम्स हो जाए, अगर 3 हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ये कैंसिल तो कम हो जाएगी वैल्यू, डिपेंड करेगा ओमेगा और एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट समझना। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था, थर्ड रिसेंटली आया था 14 या 15 के अंदर। मैंने यहां पर बोला कि स्विच को मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया हुआ है, वो एग्जांपल आप करोगे। मैंने यहां पर बोला कि स्विच को मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया हुआ है, उसने 14 में पूछा टाइम स्विच को मैं टाइम t इज इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पर क्लोज करूं। क्या बोला था कि टाइम t इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पर क्लोज करें, तो बताओ पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट कितनी होगी। ठीक है, फिर से सुन लेना, टाइम t इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पर क्लोज करूं तो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट कितनी होगी। अब देखो, चाहे मैंने स्विच को टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया, चाहे मैं यहां क्लोज करता, चाहे यहां क्लोज करा, कहीं पर भी मैं क्लोज करूं, पीक करंट तो कहां पर आएगा बताओ, पाई पर ही आएगा। अगर यहां पर अपन क्लोज करते तो करंट यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होता, अरे स्विच को अगर मैं यहां क्लोज करता तो मैं क्या बोलूंगा, करंट यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होता और यहां तक इंक्रीज होता, और उसके बाद में क्या हो जाता, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती, और नेगेटिव हाफ साइकिल उस सर्किट में डायोड को ऑफ करना चाहते हो, इंडक्टर क्या करता है, उसका अपोज करके डायोड को फिर से ऑन रखता है, इंडक्टर यहां से डिस्चार्ज हो जाता। यानी स्विच को आप कहीं पर भी ऑन करो, प्योरली इंडक्टिव लोड में पीक वैल्यू ऑफ करंट कहां पर आएगी बताओ, पाई पर आएगी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि प्योरली इंडक्टिव लोड में पीक करंट कहां पर आएगा, पीक करंट कहां पर आएगा, 8 ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर ही आएगा, चाहे आप स्विच को कहीं पर भी क्लोज करो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि पीक करंट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर आ रहा है, तो मतलब यहां पर पाई पर क्या होगा, इसका पीक करंट आ जाएगा। अब समझना, तो उसने क्वेश्चन में बोला था कि अपन स्विच को 2.5 मिली सेकेंड पर क्लोज कर रहे हैं, तो बता पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट कितनी होगी। तो पहली कंडीशन तो क्या करोगे, जब मैंने आपको ये सोल्व करवाया, ठीक है, जब मैंने सोल्व करवाया तो सोल्व करवाते वक्त
मैंने यहां पर के की वैल्यू निकालने के लिए मैं टाइम टी इक्वल टू 0 पुट किया। के की वैल्यू निकालते वक्त मैंने टाइम टी इक्वल टू 0 पुट किया। आपको यहां पर के की वैल्यू निकालते वक्त टाइम टी इक्वल टू 2.5 मिली सेकेंड पर, क्योंकि जहां स्विच को मैं क्लोज करूंगा उसके पहले तक तो इंडक्टर डिस्चार्ज है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है वहां पर भी, तो मतलब यहां 2.5 मिली सेकेंड पुट करना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आई नोट टी 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, के निकाल देना, फिर इस के की वैल्यू को फिर से यहां पुट कर देना। अब उसने पूछा कि पीक करंट कितना होगा, पीक करंट तो कहां आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर, फिर यहाँ के की वैल्यू निकाल के पुट करके यहाँ ओमेगा टी इक्वल टू पाई पुट कर देना, तो वो आपका पीक करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर होगा। अरे कर लोगे ये एग्जांपल, 2.5 मिली सेकेंड वाला एग्जांपल आपको करना है, नहीं तो क्या होगा, मैं आपको कराऊंगा बाद में, एक दो क्लास बाद, आज कराऊंगा तो आपको आज सब कुछ याद रहेगा, ठीक है, मैं एक दो क्लास बाद कराऊंगा ताकि क्या होगा, आप प्रोसेस भूल जाओगे, फिर आपको क्या होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप ट्राई करना, 2.5 मिली सेकेंड वाला गेट में आया हुआ है, जब आप गेट क्वेश्चन ट्राई करोगे तो, नहीं तो मैं 2 क्लास बाद में आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है। तो ये आपका था प्योरली इंडक्टिव लोड। तो जल्दी से एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये तो एग्जांपल था, आप कर लोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट। तो देखो ये एग्जांपल्स आपके पास आ चुके हैं एग्जाम में। अब आया हुआ क्वेश्चन तो गेट में बहुत कम चांस से आता है। अब क्या क्या क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है तो समझना, वो क्वेश्चन को ऐसा बना सकता है कि स्विच को किस टाइम पर क्लोज करें। इस क्वेश्चन में क्या बना सकता है, यहां जो स्विच होगा उसको किस टाइम पर क्लोज करें कि पीक करंट इंडक्टर का दे देगा इतना पीक करंट है, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा इस स्विच को मैं किस टाइम पर क्लोज करूं कि इस इंडक्टर में इतना करंट फ्लो हो रहा हो। यानी कुछ भी आपको एग्जांपल बना सकता है, टाइम पूछ सकता है, बहुत तरह के एग्जांपल बना सकता है, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ट्राई करना उनको, और नहीं आएगा अगर आपको तो अपन डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। अब देखो और एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल ये भी पूछ सकता है, आज से बोल दिया जाएगा कि ये आपके पास में एक सर्किट है और यहाँ पर एक स्विच है, इसको मैं टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्लोज कर रहा हूं, ये एक डायोड है, और यहां पर क्या होगा, प्योर इंडक्टर, और यहां पर क्या है, ये आपका वीएस वोल्टेज सोर्स है, वीएल इंडक्टर आई नोट। आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि अपन ने क्या किया हुआ है इस सर्किट में, टेस्ट सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। आपको बोलेगा यहां पर एक मीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपसे बोल दिया यहां पर एक मीटर कनेक्ट कर दिया, बताओ उस मीटर की रीडिंग क्या होगी, और नाम दे देगा कि इफ अगर आपके पास में जो पीएमएमसी मीटर है, पीएमएमसी एमीटर है, पीएमएमसी एमीटर है, तो बताओ रीडिंग क्या होगी, पीएमएमसी एमीटर की रीडिंग क्या होगी। इतना पता होगा क्या, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है बताओ, एवरेज या आरएमएस, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, एवरेज या आरएमएस, जल्दी से बताओ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, एवरेज या आरएमएस, एवरेज। और आपसे बोला हुआ ये एमीटर क्या रीड करेगा, करंट, तो ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसका एवरेज रीड करेगा। तो आप मुझे बताओ यहां करंट की इक्वेशन क्या आई थी, तो यहां पर करंट की इक्वेशन आई थी आई नोट टी इक्वल टू वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल माइनस वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल इंटू कोस ओमेगा टी। तो ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आई है, और करंट की इक्वेशन का मतलब ये क्या करेगा, एवरेज रीड करेगा, और एवरेज का मतलब क्या होता है, डीसी वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं ये डीसी वैल्यू की बात करूं तो डीसी का एवरेज तो क्या होगा, डीसी होगा, बट कोस का एवरेज कितना होगा, तो आपको पता है कि कोस का एवरेज हो या साइन का एवरेज हो, अपने टाइम पीरियड में इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है कोस की,
जीरो। ठीक है, अरे कोस का एवरेज कितना होगा अपने टाइम पीरियड के अंदर? जीरो होगा। तो मैं बोलूंगा इसका एवरेज तो जीरो है और ये डीसी वैल्यू है, इसका मतलब इसकी रीडिंग कितनी होगी? तो वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल ही होगी, क्योंकि ये आपका एवरेज वैल्यू रीड करता है। क्या आंसर होगा? एवरेज रीड करता है, तो एवरेज के अकॉर्डिंग वीएम बाय ओमेगा एल मैंने पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपसे बोल दिया जाएगा अगर आपके पास में जो मीटर होता, इफ मूविंग आयरन अमीटर, इफ एम आई का मतलब क्या होगा? मूविंग आयरन अमीटर है, तो बताओ उसकी रीडिंग कितनी होगी? मूविंग आयरन अमीटर की रीडिंग कितनी होगी? तो बताओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है? आरएमएस। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है? आरएमएस। यानी इस करंट का आरएमएस रीड करेगा। और अभी मैंने आपको बताया था ये दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसका पावर निकाल दूं और इसका पावर निकाल लूं, दोनों का पावर में ऐड कर लूं, तो ओवरऑल पावर आ जाएगा। और उसका आरएमएस निकालना है तो मैं उसका रूट ले लूंगा। आपको मैंने अभी बताया डीसी का पावर कितना होता है, तो डीसी वैल्यू का स्क्वायर यानी वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल का स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस। इसका पावर कितना होगा? तो इसका पावर कितना है? साइन हो या कोस हो, साइन का पावर मैंने क्या बोला था अभी? वीएम स्क्वायर बाय टू होता है। सेम कोस का पावर भी क्या होता है? वीएम स्क्वायर बाय टू होता है। इसका पावर कितना होगा? तो ये होगा वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एल। वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल का क्या होगा? स्क्वायर और डिवाइड बाय टू, और उसका रूट, ये आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? पावर निकाल के उसका रूट ले लिया, ये आरएमएस वैल्यू होगी, इसको सोल्व कर लो। तो देखो यहां से वीएम, वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एल और वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा एल को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं। अगर कॉमन आ गया तो यहां से क्या आएगा बताओ? रूट के बाहर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? वीएम डिवाइड बाय ओमेगा एल। और यहां पर कितना बचेगा? वन। और यहाँ कितना बचेगा? ओनली वन बाई टू, और उसका रूट, तो यहां से एलसीएम लोगे रूट थ्री बाई टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास में रूट थ्री बाई टू इंटू वी एम डिवाइड बाय ओमेगा एल। तो ये आपके पास में रीडिंग हो जाएगी एमआई इंस्ट्रूमेंट की, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? यानी अब आप बोलोगे, अब आपको ये पता होगा कि सर एमआई इंस्ट्रूमेंट है, सर आपने पावर को ऐड किया, इसका मतलब वो ऊपर वाले दोनों सिग्नल ऑर्थोगोनल थे क्या? हाँ, वो ऑर्थोगोनल थे। ठीक है, मैंने पावर दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड किया, वो दोनों सिग्नल ऑर्थोगोनल थे, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ ये अपन बाद में देख बात कर लेंगे ऑर्थोगोनल कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट आरएमएस और एवरेज के अंदर? नहीं? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये एग्जांपल आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा। नेक्स्ट समझना, अगर आपको यही एक काम करेगा, वो मीटर यहां कनेक्ट नहीं करके इसी क्वेश्चन में वो मीटर यहां पर कनेक्ट कर देगा, और आपसे बोल दिया जाएगा फर्स्ट ये पीएमएमसी वोल्ट मीटर है, पीएमएमसी वोल्ट मीटर है, सॉरी। सेकंड आपसे बोल दिया जाएगा एमआई वोल्ट मीटर है, एमआई वोल्ट मीटर है, तो बताओ इनकी रीडिंग क्या होगी? जल्दी से आपको आंसर बताना है। पीएमएमसी वोल्ट मीटर या एमआई वोल्ट मीटर दिया हुआ हो तो क्या आंसर होगा? पीएमएमसी वोल्ट मीटर या एमआई वोल्ट मीटर दिया हो तो क्या आंसर होगा?
जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। पीएमएमसी वीएम बाई पाई। दूसरा और कोई बताएगा? अजीत, क्या आंसर आएगा? बाकी भी आंसर दो यार, बाकी आंसर नहीं देते हो, बस ये 2 या 3 स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट है वो भी आंसर दो ना, गलत सही हो बात की बात है, अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि आपको आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे, नहीं, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सीखते वक्त कुछ भी अगर आप आंसर दोगे या गलत भी निकला तो आपको याद तो रहेगा ना कि अगली बार ये गलती मुझे नहीं करनी, यहाँ पर मैंने गलत आंसर दिया था। आंसर सभी को देना है, जो आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सचिन आंसर है आपका 0, माही इनफाइनाइट। और जल्दी से बताओ बाकी, और बताओ जल्दी आंसर बताओ, गलत सही जो आंसर आ रहा है आपके मन में जो आ रहा है वो आंसर बताओ। वीएम बाई पाई। और अभी भी 4 स्टूडेंट के आंसर आए, अभी 7 स्टूडेंट के आंसर नहीं आए अभी भी। जल्दी से आंसर बताओ और क्या आंसर होगा। ठीक है, सचिन का आंसर एकदम सही है, आंसर होगा 0। ठीक है, कैसे समझना, मैंने आपको बोला पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है तो 0 आंसर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां का वोल्ट मीटर है तो क्या रीड करेगा, इंडक्टर का वोल्टेज रीड करेगा। ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, यहां का वोल्टेज रीड करेगा। और अभी मैंने इंडक्टर के वोल्टेज की वेवफॉर्म बनवाई थी कि इंडक्टर का वोल्टेज जो आ रहा था वो क्या आ रहा था बताओ, वीएल की वेवफॉर्म यहां पर क्या आ रही थी, तो वीएल की वेवफॉर्म और वीएस की वेवफॉर्म दोनों सेम थी। ये पाई, ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई, और यहां पर क्या होगा 3 पाई। यही वीएल की वेवफॉर्म आ रही थी और यही वीएस की वेवफॉर्म थी। आप चाहो चेक कर सकते हो, देखो ये वीएल की वेवफॉर्म और वीएस की वेवफॉर्म दोनों सेम है। अगर मैं बोल रहा हूं वेवफॉर्म सेम है तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि एक्चुअली यहां का जो वोल्टेज है वो एसी है, साइन है। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन की एवरेज वैल्यू तो कितनी होती है 0। अरे साइन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब है कि इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या आंसर आएगा, रीडिंग 0। ठीक है, पीएमसी की रीडिंग कितनी होगी 0, क्योंकि साइन आ रहा है और साइन का एवरेज कितना होता है 0। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। और जिसका आंसर आ गया सेकंड, एमआई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बताओ, एमआई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बताओ। वो तो आपको वैसे ही पता है, साइन आ रहा है और एमआई इंस्ट्रूमेंट रीड करता है आरएमएस, तो साइन का आरएमएस कितना होगा बताओ, तो इसकी रीडिंग हो जाएगी वीएम बाई रूट टू। एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करेगा आरएमएस, तो क्या आंसर होगा वीएम बाई रूट टू। तो इसका आंसर होगा वीएम बाई रूट टू, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, वीएम बाई रूट टू एकदम सही आंसर है, वीएम बाई रूट टू एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, इसके पीछे वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये क्या था आपके पास में, प्योरली इंडक्टिव लोड, जो इस तरीके से एग्जांपल और बना सकता है। इनकी प्रैक्टिस में और कराऊंगा, बट 1-2 दिन बाद कराऊंगा जब आप ये सब कुछ भूल चुके होंगे। अभी कराऊंगा तो अभी आपको सब कुछ याद है, आप क्वेश्चन कर लोगे। आप प्रैक्टिस करना इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, और मैं आपको आज सेंड कर दूंगा कुछ एग्जाम्पल जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और कल अपन उसको क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास में वन पल्स कन्वर्टर। अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, वन पल्स कन्वर्टर विद आर लोड हो चुका है, आर एल लोड हो चुका है, आर एल लोड विद फ्रीव्हीलिंग डायोड हो चुका है, आर ई लोड कंप्लीट हो चुका है, प्योरली इंडक्टिव लोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और होता है कैपेसिटिव लोड, वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले नेक्स्ट मैं टू पल्स कन्वर्टर स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो इवनिंग वाली क्लास में मुझे प्योर कैपेसिटर वाला करवाना है, तो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा प्योर कैपेसिटर के साथ में। अगर यहाँ पर प्योर कैपेसिटर होता तो क्या आपका सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो इवनिंग में भी मुझे कराना है, तो वो क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका टू पल्स कन्वर्टर। माई क्या बोल रहे हो, इधर एक पीएमएमसी वोल्ट मीटर है। हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ, या तो ये पीएमएमसी बोलेगा या वो मूविंग आयरन बोलेगा। अगर पीएमएमसी बोलेगा तो 0, मूविंग आयरन बोलेगा तो वीएम बाई रूट टू, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं टू पल्स कन्वर्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। टू पल्स कन्वर्टर। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने आपको मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आता है ना, मैंने ब्रॉडकास्ट पर मैंने ग्रुप बना रखा है, तो मैं क्या करता हूँ सभी को एक साथ में सेंड करता हूँ। बाकी सभी को जिन्होंने मुझे नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं अपने, मैं उन सभी को सेंड कर देता हूँ। अगर आपने नंबर नहीं दिए हैं मुझे, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, सभी के पास में आ जाएगा। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं बना रखा है सिर्फ ब्रॉडकास्ट के लिए, ताकि मुझे सभी को अलग अलग सेंड नहीं करना पड़े, एक बार सेंड करूँ तो सभी के पास में चला जाए, इसलिए बस मैंने आपके नंबर ले रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट समझना। अब स्टार्ट करते हैं अपन टू पल्स कन्वर्टर। टू पल्स कन्वर्टर, टू पल्स कन्वर्टर। और टू पल्स कन्वर्टर का एक और नाम क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था बताओ? सिंगल फेज, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, या फिर क्या होगा, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो यहाँ पर टू पल्स कन्वर्टर, मैंने क्या बोला था, टू पल्स कन्वर्टर का आउटपुट का टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपको करना है 2 पाई बाई एन, मतलब कितना है 2, एन टाइम पीरियड कितना होगा पाई। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एस, यानी एन टाइम्स ऑफ एफ एस। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो आप यहां से डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे वन पल्स कन्वर्टर अपन ने क्या पढ़ा है, आर लोड आर एल लोड, सेम टू पल्स कन्वर्टर में भी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, टू पल्स कन्वर्टर विद आर लोड। तो फर्स्ट आपका टॉपिक होगा टू पल्स कन्वर्टर विद आर लोड। तो ये इसका सर्किट डायग्राम रहेगा टू पल्स कन्वर्टर का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में तो आ रहा है? जल्दी से बताओ, समझ में तो आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना सब्जेक्ट के अंदर? अच्छा, समझ में तो आ रहा है? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कुछ भी डाउट हो ना तो आप पूछ लिया करो। यानी क्या है कि आप डाउट नहीं पूछते हो। डाउट नहीं पूछने का मतलब क्या होता है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। यानी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप खुद रिवाइज नहीं करोगे, तब वो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। सिर्फ मेरे नोट्स देखते रहोगे, आपको वेवफॉर्म फिर से ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना। जो मैं ड्रॉ करवा रहा हूं, आप अपने हाथ से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे, तो कुछ ना कुछ तो डाउट आपको जरूर आएगा। लेकिन अभी तक आज आज 7वीं क्लास है, अभी तक किसी ने एक आध कोई डाउट पूछा हो, वो भी न्यूमेरिकल का डाउट पूछा होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट ना आए। ठीक है, डाउट हर सब्जेक्ट में जरूर होता है, अपन डाउट पूछते हैं। डाउट पूछोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जितने ज्यादा डाउट पूछोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस और क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जरूर है डाउट पूछो थोड़ा सा, तो और सही रहेगा। अदरवाइज मैं देखो पूरे दिन भर में फ्री रहता हूँ, तो पूरे दिन भर में जब भी अभी क्लास नहीं है, आप कभी भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन डाउट पूछा करो। ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट नहीं आता है। ठीक है, डाउट जरूर आता है सभी को। तो समझना, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका टू पल्स कन्वर्टर है, और टू पल्स कन्वर्टर देखो सप्लाई तो कौन सी है, वही है एसी सप्लाई। तो फिर से वही अपने को काम करना है। एसी सप्लाई है तो एक तो क्या होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सेम प्रोसेस है सभी के अंदर। तो चलो इसका मैं केस फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। केस फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर प्लस, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आएगा माइनस। तो कौन कौन से तार से फॉरवर्ड बायस होंगे, तो T1 का एनोड पॉजिटिव है, T2 का कैथोड नेगेटिव है, T3 का एनोड नेगेटिव। और आपको पता है एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होते हैं डिवाइसेस क्या होते हैं आपके पास में, फॉरवर्ड बायस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, T1 और T2 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होंगे, बट T3 और T4 यहाँ पर क्या होंगे, रिवर्स बायस। तो मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर क्या होगा, तो T1 एंड T2 दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, एंड T3 एंड T4 यहाँ पर क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे। और आपको पता है रिवर्स बायस में तो थायरिस्टिक क्या रहता है, ऑफ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर क्या होगा, तो ये दोनों तो क्या रहेंगे, T3 एंड T4, T3 एंड T4 दोनों क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो मैंने इनको ऑफ कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, T3 भी ऑफ है और T4 भी क्या है यहां पर, ऑफ है, क्योंकि रिवर्स बायस है। अब बताओ T1 T2 क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे ऑफ रहेंगे, तो डिपेंड करेगा इनको गेट पल्स देंगे या नहीं देंगे। इनको गेट पल्स अपन कहां पर देते हैं,
अल्फा पर। तो मैं बोल रहा हूं कि जब तक मैं इनको गेट पल्स नहीं दूंगा T1 T2 बी क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, ए पार्ट कहां से कहां तक, तो 0 टू अल्फा में। तो 0 से लेकर अल्फा में क्या होगा, थायरिस्टर T1 एंड T2 फॉरवर्ड बायस तो रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, दोनों ऑफ रहेंगे। क्यों ऑफ रहेंगे, तो क्योंकि अपन ने उनको गेट पल्स नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो थायरिस्टर T1 है वो भी ऑफ रहेगा, और थायरिस्टर T2 है वो भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब दोनों ही यहां पर ऑफ रहेंगे। ये थायरिस्टर T1 है, ये थायरिस्टर T2 है। अगर चारों थायरिस्टर ऑफ है तो मैं बोलूंगा यहां सप्लाई से भी कोई करंट नहीं आएगा, T1 में भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा, आई नोट भी करंट कितना होगा, जीरो। वी नोट कितना होगा, तो जीरो। रजिस्टर में आई नोट इंटू आर कितना होगा, जीरो, क्योंकि सारे थायरिस्टर क्या है, ऑफ है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सप्लाई करंट, आई नोट करंट, थायरिस्टर T1 का करंट, आउटपुट का वोल्टेज सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहां सिस्टम के अंदर। तो एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है अपन वेवफॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं कि जीरो से अल्फा में ऐसा ऐसा मेरे पास में हो रहा है। तो चलो वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, जीरो से अल्फा में क्या होगा। तो समझना, आपके पास में ये वेवफॉर्म है, तो समझना ये आपके पास में ड्रॉ कर रखा है, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म में डायरेक्टली यहां ड्रॉ कर रखी है, और आउटपुट वोल्टेज है वो मैं इस कलर से ड्रॉ करूंगा यहां पर, आउटपुट वोल्टेज। तो बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या आया हुआ है जीरो से अल्फा में, जीरो। सप्लाई करंट कितना आया हुआ है, जीरो। सोर्स का करंट कितना आया हुआ है, आई नोट करंट कितना है, जीरो। सप्लाई करंट भी कितना है, जीरो। थायरिस्टर T1 का करंट भी कितना है, जीरो। तो सारी वैल्यू जीरो है, तो मैंने यहां पर जीरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट समझना, अब मुझे एक्सप्लेन करना है अल्फा से लेकर पाई में, और आपको पता है अल्फा से लेकर पाई में क्या होता है, तो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर क्या होता है, अपन थायरिस्टर को गेट पल्स देते हैं। तो नेक्स्ट केस टू क्या होगा, केस टू होगा सर, केस टू नहीं, इसका सेकंड पार्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का बी पार्ट कहां से कहां तक एक्सप्लेन करना है, अल्फा टू पाई के अंदर। अल्फा से पाई में क्या होगा, तो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर मैं थायरिस्टर T1 T2 को क्या दूंगा यहां पर, गेट पल्स। जैसे गेट पल्स दूंगा दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका मतलब ये क्या था मेरे पास में, प्लस था, ये माइनस, प्लस एंड माइनस, ये दोनों तो रिवर्स बायस से T3 एंड T4, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। T3 एंड T4 रिवर्स बायस से ये दोनों ऑफ हो गए, बट इन दोनों को मैं गेट पल्स दे रहा हूं T1 T2 को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन, ठीक है। अब देखो जैसे ये T1 ऑन होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये प्लस यहां पर आ जाएगा, और ये T2 ऑन होगा तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ये T1 T2, ये T3 और T4 तो वैसे रिवर्स बायस है, और T1 T2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन। और अगर ये ऑन हो गए तो देखो सप्लाई के प्लस से इस बार करंट फ्लो होगा, वो कहां पर आएगा, इसके थ्रू T1 में से फ्लो होगा, T1 में से कहां पर आएगा, लोड, लोड के थ्रू कहां पर जाएगा बताओ, थायरिस्टर T2 में से करंट जाएगा, और इस पाथ के थ्रू क्या होगा बताओ, तो यहां से जो करंट आ रहा होगा वो करंट कहां जाएगा, तो माइनस में एंटर कर जाएगा फिर से। यानी ये जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सोर्स T1, लोड T2, और इस पाथ में आपका करंट फ्लो होगा। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है बताओ, कि सोर्स से जो करंट आ रहा होगा वही मेरा T1 का करंट होगा, और वही आई नोट करंट होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, रिमेन सेम। तो यहां से क्या पता लगा कि IS करंट, IT1 करंट, आई नोट करंट सारे यहां पर क्या होंगे, इक्वल। और आई नोट तो कितना होगा, तो वी नोट डिवाइड बाय आर, रेजिस्टेंस क्या आपके पास में, आर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आई नोट कितना होगा, तो वी नोट डिवाइड बाय आर। तो ये मेरे पास में सारे इक्वल है, बट वी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो देखो रेफरेंस का जो प्लस है वो इसके थ्रू कहां जा रहा है बताओ, प्लस पर, और माइनस जो है वो T2 के थ्रू कहां जा रहा है, माइनस पर। इसका मतलब वी आउटपुट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों क्या यहां पर इक्वल है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, VS, ठीक है। वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, VS, क्योंकि मेरे पास में बीच में कोई ड्रॉप नहीं है, मैं हर एक डिवाइस को आइडियल मान के चल रहा हूं। माइक क्या बोल रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो आप सर। मान लो अलग, अच्छा अलग अलग टाइम पर गेट पल्स दिया हुआ हो, फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको अलग अलग टाइम पर गेट पल्स दोगे तो आपको वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने अल्फा पर दिया हुआ है, फिर मैं पाई प्लस अल्फा पर दूंगा, वो पाई प्लस अल्फा पर ना दे, तो फिर आपको हर एक प्रोसेस को एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
फिर आपको वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी और उसके बाद में आपको आंसर बताना पड़ेगा वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर तो आपका पूरा प्रोसेस कम से कम, अगर आपको फायरिंग पल्स अलग अलग दे दिया, अनसिमेट्रिकल फायरिंग दिया है, ठीक है, तो फिर आपका क्वेश्चन करने में कम से कम 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन होगा वो, और वैसा क्वेश्चन गेट में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, अलग अलग फायरिंग वाला, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर पूछ लेगा तो आपको फिर ये प्रोसेस जो मैं समझा रहा हूं ना, आपको वैसे ही वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं अलग अलग फायरिंग वाला भी आपको करा दूंगा क्लास के अंदर, तो समझना। तो ये मेरे पास में क्या होगा, आई एस आई टी वन आई नोट और वी नोट बाई आर हो गया, और वी नोट इक्वल टू कितना है, वी एस है। तो समझ, चलो इसे एक काम करते हैं, इसको अपन वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो अल्फा से लेकर पाई में वी आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, वी आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, वी एस। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि वी आउटपुट वोल्टेज कितना है, वी एस, और इसका मैक्सिमम कितना है, तो इसका मैक्सिमम कितना है, वी एम। यहां पर कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है, थायरिस्टर T1 एंड T2। नेक्स्ट करंट आई नोट ड्रॉ करना है। आई नोट क्या है, तो ये वी नोट वोल्टेज डिवाइड बाय आर, तो ये वी नोट की वेवफॉर्म में डिवाइड बाय आर करोगे तो क्या होगा, वी नोट डिवाइड बाय आर जब मैं करूंगा तो इसका मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा बताओ, वीएम बाई आर, क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज मैक्सिमम कितना है, वी में वीएम है, तो डिवाइड बाय आर करोगे तो बाय आर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आईएस करंट क्या है, तो मैंने क्या बोला, आईएस करंट, आई-टी1 करंट, आई नोट करंट सारे यहाँ पर क्या है, इक्वल। तो यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया ये आईएस है, और यही मेरा थर्स्टर करंट क्या है, आई-टी1 है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। इन वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, जीरो से लेकर पाई वाले प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, जीरो से लेकर पाई वाले प्रोसेस में किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अपन एक्सप्लेन करेंगे पाई से लेकर 2 पाई में। तो देखो जीरो से लेकर पाई में क्या हुआ, मैंने अल्फा पर फायरिंग पल्स दिया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं पाई प्लस अल्फा पर आगे वाली फायरिंग पल्स दूंगा। मैं एक सिमेट्रिकल फायरिंग मान के चल रहा हूं, अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, इस तरीके से फायरिंग पल्स अपन एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में मैं किसी को फायरिंग पल्स नहीं दूंगा, मैं अब अगली फायरिंग पल्स पाई प्लस अल्फा पर जाने के बाद में गेट पल्स दूंगा, ठीक है, तो समझना। अब इसके बाद में क्या है, तो अपने को एक्सप्लेन करना है किसके अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। तो केस 2 क्या होगा बताओ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ में यहां पर क्या आएगा, माइनस, और यहां क्या आएगा, प्लस। तो इधर से माइनस और यहां से क्या आएगा, प्लस। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी T1 T2 दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। T1 T2 दोनों रिवर्स बायस होंगे, T1 एंड T2 दोनों रिवर्स बायस होंगे, और रिवर्स बायस में दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ। क्यों रिवर्स बायस होंगे, क्योंकि इसका एनोड नेगेटिव है, इसका कैथोड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों डिवाइसेज यहां पर क्या हो जाएगी, ऑफ, ठीक है। तो यहां पर मैंने इनको ऑफ कर दिया, तो T1 T2 दोनों क्या रहेंगे, यहां पर ऑफ रहेंगे। ये T2 है और ये T1 है। नेक्स्ट, अब T3 का एनोड पॉजिटिव है, T4 का कैथोड नेगेटिव है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे, लेकिन ऑन रहेंगे ऑफ रहेंगे डिपेंड करेगा इनको गेट पल्स देने पर। और मैंने क्या बोला, इनको गेट पल्स में कर दूंगा पाई प्लस अल्फा पर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए पार्ट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, पाई टू पाई प्लस अल्फा। तो बताओ पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि T3 एंड T4 फॉरवर्ड बायस तो रहेंगे लेकिन ऑफ रहेंगे। क्यों ऑफ रहेंगे, तो अपन ने अभी तक इनको गेट पल्स नहीं दिया हुआ है, और अगर गेट पल्स नहीं दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं T3 भी ऑफ है और T4 भी ऑफ है, और T3 एंड T4 अगर ऑफ हो गए, सारे थायरिस्टर अगर ऑफ हो गए, तो इसका मतलब यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इधर से भी कोई करंट नहीं होगा, तो करंट आई नोट कितना हो जाएगा, जीरो। करंट आई नोट जीरो होगा तो वी नोट भी कितना होगा, जीरो। सप्लाई साइड से भी कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि सारे थायरिस्टर क्या है, ऑफ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर आईएस करंट, फिर से थायरिस्टर T1 का करंट, या फिर आपका आई नोट करंट, या फिर आउटपुट का वोल्टेज, सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रही है। तो समझना, मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में क्या हो रहा होगा, तो आउटपुट का वोल्टेज कितना है, जीरो, करंट कितना है, जीरो, सप्लाई करंट भी कितना है, जीरो, थायरिस्टर T1 करंट भी कितना है, जीरो। नेक्स्ट, अब मुझे एक्सप्लेन करना है पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई में। तो पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई में कौन सी हाफ साइकिल है, अभी भी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो समझना। नेक्स्ट, अब मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका बी पार्ट, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। तो पाई प्लस अल्फा से लेकर क्या होगा, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, तो अभी नेगेटिव हाफ साइकिल है, माइनस और ये प्लस होगा, ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस होगा। T1 T2 तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है तो वो तो ऑफ रहेंगे, T1 T2 तो यहां पर क्या रहेंगे, ऑलरेडी ऑफ रहेंगे। तो मैंने T1 और T2
T2 को ऑफ कर दिया क्योंकि दोनों रिवर्स बायस है, ये T1 है और ये आपका T2 है। अब अपन ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पर T3 और T4 दोनों को कह देंगे गेट पल्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पर मैंने क्या किया हुआ है, T3 एंड T4 दोनों को क्या दिया है, गेट पल्स। जैसे गेट पल्स देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन। और अगर ये ऑन हो गए T3 एंड T4 पर, तो आप मुझे बताओ वी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो इस बार जो रेफरेंस का प्लस होगा वो प्लस इसके थ्रू रेफरेंस के माइनस पर जा रहा होगा। मैंने बोला था कि मैं जो रेफरेंस को रेफरेंस से ही कंपेयर करूंगा मैं, तो ये जो प्लस होगा वो इसके थ्रू यहां पर कहां जा रहा है, माइनस पर। माइनस जो होगा वो T4 के थ्रू कहां जा रहा है, प्लस पर। यानी प्लस माइनस पे जा रहा है और माइनस प्लस पे जा रहा है। तो बताओ वी आउटपुट इक्वल टू वीएस या माइनस वीएस, तो क्या होगा, माइनस वीएस, क्योंकि वो अपोजिट पोलरिटी के साथ में सप्लाई पर पहुंच रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इस बार यहां पर वी आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, माइनस वीएस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब समझना, इस बार सप्लाई के प्लस से करंट आएगा, वो करंट इस पाथ के थ्रू T3 में से फ्लो होगा, फिर लोड पर जाएगा और लोड से फ्लो होते हुए कहां पर जाएगा बताओ, T4, और T4 से के थ्रू क्या होगा, इस पाथ में से होते हुए इस तरीके से करंट फ्लो होगा, और जबकि मेरा सप्लाई करंट का रेफरेंस इधर था। ठीक है, अब ये करंट फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताओ यहां पर अगर मैं आई नोट चेक करूं तो आई नोट अभी भी पॉजिटिव है, और आई नोट कितना होगा, वी नोट डिवाइड बाय आर हो जाएगा। तो आई नोट कितना होगा यहाँ का, वी नोट डिवाइड बाय आर होगा। तो देखो यहां से जो आई नोट करंट फ्लो हो रहा है, आई नोट कितना होगा यहाँ पर, वी नोट बाई आर। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो आई नोट करंट आ रहा है और वो जो करंट फ्लो हो रहा है T4 के थ्रू, सप्लाई के रेफरेंस के कहां पर है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आईएस करंट क्या है बताओ, आई नोट है माइनस आई नोट है। तो यहां से जो आई नोट करंट आ रहा होगा सप्लाई के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, आईएस इक्वल टू कितना है, माइनस आई नोट। तो यहां से मुझे समझ में आ गया आईएस इक्वल टू माइनस आई नोट है, और आई नोट क्या होगा, वी नोट बाय आर है, और T1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो T1 ऑफ है तो कितना करंट होगा, जीरो। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आई T1 करंट कितना होगा, जीरो। तो एक काम करो, ये सारी वैल्यू अपन अप्लाई करते हैं कहां पर, वेवफॉर्म के अंदर। तो देखो ये VS है, ये VS की वेवफॉर्म में, बट इस बार V आउटपुट इक्वल टू माइनस VS आ रहा है, और अगर ये VS है तो माइनस में क्या होगा, सिग्नल की वेवफॉर्म अपोजिट चल जाएगी। माइनस में क्या होगा, ये अपोजिट में चला जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि V आउटपुट इक्वल टू माइनस VS होने का मतलब क्या होगा, तो माइनस VS तो यही आउटपुट आ सकता है सप्लाई के अपोजिट में। ये सप्लाई था तो इसका माइनस आउटपुट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट आई नोट कितना होगा, ये वी नोट डिवाइड बाय आर, तो यानी क्या होगा, वी नोट डिवाइड बाय आर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होगी, वीएम बाय आर, क्योंकि ये मैक्सिमम भी कितना होगा, वीएम। नेक्स्ट सप्लाई का करंट कितना है, तो आई नोट करंट का अपोजिट है माइनस आई नोट है, तो इसका आई नोट क्या होगा, माइनस आई नोट। तो आप अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में सप्लाई करंट, और T1 में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, जीरो। तो यहां पर कौन कौन सी डिवाइसेस कंडक्ट कर रही है, तो यहां पर T3 एंड T4 कंडक्ट कर रहा था, यहां पर कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 एंड T2। तो अपन ने 0 से लेकर 2 पाई में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, 2 पाई से लेकर 3 पाई, ये आगे 4 पाई में क्या होगा, पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। तो आगे वाला प्रोसेस क्या होगा, पूरा रिपीट होगा। तो आगे क्या होगा, आपको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहां से फिर से रिपीटेशन करवा सकते हो। तो ये आपके पास में वेवफॉर्म्स आएगी, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सप्लाई करंट और थायरिस्टर T1 करंट। इनमें से किसी भी वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इन वेवफॉर्म में, किसी को कोई डाउट। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से बताओ, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है। अच्छा, मैंने T1 का करंट ही क्यों ड्रॉ किया, आपकी मर्जी, आपको आप T2 का भी ड्रॉ कर सकते थे, आप T3 का भी ड्रॉ कर सकते हो, आप T4 का भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ड्रॉ इसलिए करवाया क्योंकि इसमें क्या है, मुझे सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है, और सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता क्या है, तो किसी भी एक थायरिस्टर का करंट जीरो होने के बाद में, किसी भी एक थायरिस्टर का करंट जीरो होने के बाद में आपका वो थायरिस्टर रिवर्स बायस कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो किसी एक थायरिस्टर का आपको निकाल लो, सभी के लिए सेम रहेगा। तो मैंने किसी एक थायरिस्टर की करंट की वेवफॉर्म बना ली, आपको आपकी मर्जी, आप T3 की बनाते,
तो भी सर्किट टर्न ऑफ टाइम सेम आता, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो आपकी मर्जी, आप कोई सी भी वेवफॉर्म बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी का सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है, किसी एक थायरिस्टर का, क्योंकि सिमेट्रिकल एनालिसिस कर रहा हूँ और सिमेट्रिकल एनालिसिस में सब कुछ क्या रहेगा, हर थायरिस्टर के लिए वो वेवफॉर्म सेम ही रहेगी। मैंने T1 के लिए बनाई तो ये वेवफॉर्म हुई। अगर मैं T3 लिखता तो यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट होती। T1 यहाँ पर T1 T2 कंडक्ट कर रहा था, T1 T2 का करंट आ गया, यहाँ T3 T4 कंडक्ट कर रहा था, यहाँ T3 T4 का करंट आ जाता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने T1 क्यों बनाई। जल्दी से बताओ सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है माही? जीरो। जीरो कैसे हो सकता है यार? आनंद पाई बाई ओमेगा, अजीत 2 पाई बाई ओमेगा। और बताओ जल्दी से, बाकी आंसर बताओ। सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है? जल्दी से बताओ सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर कितना है? अल्फा बाय ओमेगा। यार दुबे जय, ऐसे क्या आंसर दे रहे हो यार? इधर देखो यार, सर्किट टर्न ऑफ टाइम में एक भी वर्ड चेंज नहीं करूंगा। लास्ट तक मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकलवाऊंगा। मैं एक भी वर्ड चेंज नहीं करूंगा। मेरी डेफिनेशन में देखूंगा कि किसी एक थायरिस्टर का एनोड करंट जीरो होने के बाद में वो थायरिस्टर रिवर्स बायस कितने टाइम के लिए, मैंने ये बोला था कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम सर्किट को ऑफ होने का टाइम नहीं होता है, थायरिस्टर रिवर्स बायस कितने टाइम के लिए टाइम होता है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो T1 T2 का, T1 के करंट की वेवफॉर्म मैंने बनाई क्योंकि मुझे सर्किट टर्न ऑफ टाइम देखना है। तो T1 का करंट कहां जीरो हुआ है, इस पॉइंट पर। तो मुझे पता लगा कि T1 का करंट यहां जीरो हो चुका है। ये पॉइंट कौन सा है, पाई, ठीक है। पाई पर T1 का करंट जीरो हो चुका है। अब मुझे देखना है कि T1 का करंट जीरो हुआ है तो T1 रिवर्स बायस कहां तक है, ठीक है। अगर मैं T3 का करंट जीरो करता तो फिर मैं देखता T3 रिवर्स बायस कहां तक है, क्योंकि सर्किट टर्न ऑफ टाइम एक डिवाइस से रिलेटेड होता है, ठीक है, ओनली एक सिंगल थायरिस्टर से रिलेटेड होता है। तो मैं एक सिंगल थायरिस्टर की ही बात करूंगा यहां पर। तो T1 का करंट कहां जीरो हुआ है, पाई पर। पाई पर करंट जीरो होने के बाद में थायरिस्टर रिवर्स बायस कहां तक है, तो आपको पता है पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर T1 T2 क्या थे, रिवर्स बायस। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 T2 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, T1 यहां पर करंट जीरो हुआ है और यहां पर करंट जीरो होने के बाद में T1 रिवर्स बायस कहां तक है, तो 2 पाई तक। तो यही ओमेगा इंटू टीसी होगा। तो बताओ ओमेगा इंटू टीसी इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई माइनस पाई, टीसी इक्वल टू होगा पाई बाई ओमेगा। टीसी इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, पाई बाई ओमेगा रहेगा। तो जिसका पाई बाई ओमेगा आंसर लिखा है वो आंसर एकदम सही है, ठीक है। अदरवाइज जिसने आंसर गलत दूसरा बताया है उसका आंसर गलत है। अल्फा बाई ओमेगा कैसे हो सकता है यार? अल्फा बाई ओमेगा में एक एससीआर के लिए निकाल रहा हूं और अल्फा निकाल रहा हूं, तो आपको पता है अल्फा में तो थायरिस्टर से फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि मैंने बोला है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है कि थायरिस्टर रिवर्स बायस कहां तक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पाई बाई ओमेगा। सुनो, आपको अलग से निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर वन पल्स कन्वर्टर में आर लोड में जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला आया था वही टू पल्स में रहेगा। आरएल में जो वहां पर आया था वो यहीं रहेगा। आरएल लोड विद फ्यूलिंग डायोड में जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम वन पल्स में आया था वही रहेगा। जो आरई लोड में वहां पर आया था वही यहां पर रहेगा। इसका मतलब टू पल्स कन्वर्टर में सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको अलग से निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहां रिक्वायरमेंट होगी, कहां आपको सर्किट टर्न ऑफ टाइम अलग आएगा, वहां पर मैं अपने आप आपको लिखा दूंगा कि देखो यहां पर सर्किट टर्न ऑफ टाइम थोड़ा सा अलग आ रहा है। अदरवाइज सर्किट टर्न ऑफ टाइम वन पल्स और टू पल्स के आपके सेम रहेंगे। जहां अलग आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किसी को डाउट हो यहां पर तो पूछ लेना कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है। अच्छा माही, ये एक एससीआर तो मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूं यार। जब मैंने सर्किट टर्न ऑफ टाइम की डेफिनेशन बोली थी तब मैंने क्या बोला था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, तो थायरिस्टर का एनोड करंट जीरो होने के बाद में थायरिस्टर रिवर्स बायस कहां तक है, तो वो एक थायरिस्टर की ही बात कर रहा था मैं, कभी भी दो थायरिस्टर की बात नहीं कर रहा था मैं, है ना। चलो इसके अंदर किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक, वेब फॉर्म में किसी को कोई डाउट।
नहीं? चलो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो भी अपन ने पढ़ा है आर लोड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो फर्स्ट आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताओ एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। आपको यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। फर्स्ट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? तो बताओ एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं? वी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इस बार इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना? आप देखोगे हर वेवफॉर्म पाई टाइम में रिपीट हो रही है। वैसे मैंने बोला वेवफॉर्म में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टू पल्स कन्वर्टर का टाइम पीरियड पाई होगा। तो इस बार मैं इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा? तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा में। तो बताओ अल्फा से लेकर पाई में आउटपुट क्या आ रहा है? वीएम साइन ओमेगा टी। पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब अल्फा से लेकर पाई में क्या आ रहा है? वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है इंटू डी ओमेगा टी आ रहा है, और पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में 0 आ रहा है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। तो यहां से क्या आ जाएगा? वीएम डिवाइड बाय पाई, और यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर लो। साइन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट। तो कोस ऑफ लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा? अल्फा माइनस कोस ऑफ अपर लिमिट का मतलब क्या होगा? पाई। कोस पाई कितना होता है? -1। इसका मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? वीएम बाई पाई 1 प्लस कोस अल्फा। तो ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा टू पल्स कन्वर्टर आर लोड के अंदर। नेक्स्ट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एवरेज आउटपुट करंट कितना होगा। सेकंड आपसे पूछेगा एवरेज आउटपुट करंट कितना होगा, और करंट कितना होगा तो बताओ आई नोट कैसे निकालते हैं? तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर कर देना है, तो यहां से एवरेज आउटपुट करंट आ जाएगा। और यहां पर बताओ अल्फा इक्वल टू कितना पुट करोगे? 0 किस केस में? डायोड के केस में। अगर डायोड होगा तो अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो यहां से वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कितना होता है? 2 वीएम बाई पाई। ये मैंने आपको आरएमएस एवरेज के अंदर बता दिया था। नेक्स्ट, थर्ड आपसे पूछा जाएगा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? तो मैंने आपको बोला था पूरे कन्वर्टर में आरएमएस निकालने का एक ही फॉर्मूला होगा, वी मैक्सिमम। मैक्सिमम आउटपुट तो कितना आ रहा है बीबी? वीएम रूट 2 इंटू टाइम पीरियड कितना है? पाई। अपर लिमिट कितनी है? तो अल्फा से स्टार्ट हो रहा है और पाई तक आपका आउटपुट आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपर लिमिट कितनी है? पाई। लोअर लिमिट कितनी है? अल्फा प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू लोअर लिमिट कितनी है? अल्फा, और साइन 2 इंटू अपर लिमिट साइन 2 पाई 0 होता है। नेक्स्ट, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आ गया, तो फोर्थ क्या निकालना है आपको? आरएमएस आउटपुट करंट। आरएमएस आउटपुट करंट, तो यहां से बताओ आरएमएस आउटपुट करंट कितना होगा? आई आर इक्वल टू, तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई आर हो जाएगा। रजिस्टिव लोड में आई आर कितना होगा? वी आर बाई आर होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ फिफ्थ आपसे पूछा जाएगा इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा। इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा? तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है बताओ? मैं आपको बता चुका हूं कि कोस फाई इक्वल टू अगर आपको पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? तो वी ओ आर डिवाइड बाई वी एस आर। बट मैंने क्या बोला था? ये फॉर्मूला ओनली किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ आर लोड के लिए। अदर लोड के लिए क्या होगा मैं आपको आगे जाके डेराइव कराऊंगा, ठीक है? तो ये सब कुछ अपन पहले लिख चुके हैं। आप मुझे बताओ मैंने क्या बोला था कि जब 1 पल्स से मैं 2 पल्स में आऊंगा तो वेवफॉर्म डबल होगी, तो एवरेज आप डबल कर देना। ध्यान, 2 से अगर आपको बताया 1 पल्स में क्या होता है, तो 1 पल्स का फॉर्मूला आता है वीएम डिवाइड बाय 2 पाई, और 2 पल्स में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वीएम बाई पाई चला जाएगा। तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले रहेंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
किसी को कोई डाउट? वैसे फॉर्मूला डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, वैसे ही आते हैं, वन पल्स का पता है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो ये क्या था आपका, वन पल्स कन्वर्टर विद आर लोड था। चलो एक एग्जांपल करते हैं अपन, वन पल्स कन्वर्टर विद आर लोड के अंदर एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। एग्जांपल क्या पूछेगा अपने को, ये एग्जांपल जल्दी से आपको ही बताना है आंसर। जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। कंडक्शन एंगल पीछे वाले में ना, कंडक्शन एंगल कितना होगा, एक थायरिस्टर का पाई माइनस अल्फा। कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर कितना होगा जे, तो वो होगा आपका पाई माइनस अल्फा। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा इस एग्जांपल का।
जल्दी आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी सॉल्यूशन नहीं होना है, इसका टाइम 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में। जल्दी से आंसर बताओ। माई 23। और बाकी बाकी क्या आंसर आएगा? उसने बोला हुआ इस क्वेश्चन में कि अगर मैं इस करंट सोर्स को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं, तो उस रजिस्टर में जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होनी चाहिए वो सेम एज करंट सोर्स फ्लो होनी चाहिए। तो उसने बोला हुआ है कि अगर आप इस करंट सोर्स को रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, उसने बोला हुआ है कि अगर आप इस करंट सोर्स को यहां से रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, तो इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वो 10 एम्पियर ही फ्लो होगा। उसका कहने का मतलब ये है। और आपको पता है कि आई यू आर इक्वल टू क्या होता है? अरे आई यू आर इक्वल टू क्या होता है? वी यू आर बाई आर। आई यू आर इक्वल टू क्या होगा? वी यू आर बाई आर। और आपको पता है तो डायोड है, और डायोड के केस में तो फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस कितना होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, वीएम बाई रूट टू। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? वीएम बाई रूट टू। तो ये हो जाएगा वीएम डिवाइड बाय रूट टू डिवाइड बाय आर। तो आई यू आर तो मुझे बोला हुआ है इसने 10 ही है। वीएम कितना है? तो सप्लाई का वीएम कितना है? 230 रूट टू। तो ये होगा 230 रूट टू डिवाइड बाय रूट टू डिवाइड बाय आर। तो ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, आर को उधर ले जाओ, 10 का डिवाइड कर लो, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 23 ओम। 1 मिनट का भी सॉल्यूशन नहीं है, बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा है 23 ओम, एकदम सही आंसर है। और मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि ये आपका गेट का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, 2014 गेट में आया हुआ है। तो गेट में कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं, और 1 या 2 लाइन का ही सॉल्यूशन होता है। बट ये आपका फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 23 ओम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वही तो दिक्कत ये है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी सी टफ होती है, लैंग्वेज में अब बहुत लंबा दे देगा, लेकिन उसका मीनिंग बहुत इजी होता है, आप इजीली कर सकते हो। हाँ, 2 बार पढ़ना पड़ता है, सही है। 2 बार पढ़ोगे तब जाके पूरा क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। नेक्स्ट।
जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा?